हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 के जियोग्राफी विषय का पेपर 1। यह पेपर 18 मई 2024 को आयोजित किया गया था। इस पेपर का हम डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही कोई भी अगर सवाल में जिन सवालों में जो दिक्कत आ रही है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की, उसके बारे में भी बात करेंगे और जिन सवालों को लेके डाउट है उनके बारे में बात करेंगे और कौन सी ब्रांच से और कौन सी बुक से पूछे गए हैं इनके बारे में भी मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही लगभग 100% जो मैं आंसर दूंगा वो 100% सही होंगे। जो बाकी दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह है उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, तो उन्हें कुछ आइडिया तो है नहीं, ऐसे ही मतलब पेपर सॉल्व करा देते हैं और कहते हैं हमारे नोट्स में से आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है, जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। ये जो मार्केटिंग प्रोपोगेंडा है इससे दूर रहें, टेक्स्ट बुक पढ़ें। प्रोफेसर्स हमेशा जो सवाल है वो टेक्स्ट बुक से बनाते हैं, कोई नोट्स वगैरह का वो सहारा नहीं लेते हैं। तो इस मार्केटिंग से दूर रहें और शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है 90 ईस्ट कटक यानी कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो ये ओशिनोग्राफी की जो यूनिट है उससे सवाल आया है और यह सीधा सवाल था। ये इंडियन ओशियन या हिंद महासागर में स्थित है। आपको सविंदर सिंह बुक में ये आसानी से मिल जाएगा। दूसरा सवाल है वह प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। तो ये प्रत्यक्षवाद वाला सवाल है, जियोग्राफिकल थॉट्स से जो यूनिट है उससे आया है। तो इसमें पूछा गया है प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है प्रत्यक्षवाद का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद अपने आप में एक दर्शन है और यह आदर्शवाद पे आधारित ना होके खुद ही मतलब प्रत्यक्ष जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है वो प्रत्यक्षवाद पे आधारित है। जो फिलोसॉफी और पॉजिटिविज्म पे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आधारित है। आदर्शवाद है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल में आता है। जो मानववाद है, मानववाद की एक धारा के रूप में आदर्शवाद हुआ, आइडियलिज्म हुआ, रियलिज्म हुआ, फिनोमिनलिज्म हुआ और भी बहुत सारी मतलब जो दर्शन है वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कह रहा है प्रत्यक्षवादी नैतिक मानदंडों पर अधिक जोर देते हैं, इंग्लिश में कहें तो मोरल नॉर्म्स पर जोर देते हैं। नैतिक मानदंडों पर प्रत्यक्षवादी बिल्कुल भी बात नहीं करते। उनका तो सीधा ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, वैल्यू फ्री रिसर्च होती है। वो किसी भी वैल्यू पे, नैतिक मानदंड पे, मूल्यों पे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत है और केवल फिर भी बचता है तीसरा स्टेटमेंट। तो तीसरा है यह अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी एम्पिरिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एम्पिरिसिज्म के बारे में पॉजिटिविज्म है वो बात करता है, तो केवल सी है वो सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में सम वितरण रेखा प्रदर्शित की जाती है। तो ये जो स्टेट्स वाली यूनिट है उसमें से आया है। तो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉरेंज कर्व में दिखाई जाती है। और लॉरेंज कर्व क्या दिखाता है? लॉरेंज कर्व एक तरह का ग्राफिकल मेजर है डिस्पर्जन का। तो डिस्पर्जन दिखाने का एक ग्राफिकल मेजर है और इससे हम इनइक्वलिटी भी दिखा सकते हैं। और इसी का ही जो क्वांटिटेटिव रूप है वो गिनी कोएफिशिएंट है और उसका भी इसी पेपर में आगे हम सवाल देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो लॉरेंज कर्व हो गया। अगला सवाल है वो कार्टोग्राफी यूनिट से आया है। लंब कोणीय प्रक्षेप में नेत्र स्थान की स्थिति होती है। प्रोजेक्शन से लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं और तीनों जो सवाल है वो काफ़ी सरल थे। तो जो हम बात करें जो प्रकाश की स्थिति के आधार पे जो प्रक्षेपों का हम विभाजन करते हैं, तो 3 तरह की स्थितियां हम देखते हैं। पहला तो नॉमोनिक देखते हैं। नॉमोनिक में पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग है वहाँ से जो नेत्र की स्थिति होती है, और दूसरा जो नेत्र की स्थिति होती है वो स्टीरियोग्राफिक यानी कि पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी की सरफेस से होती है। और तीसरी स्थिति होती है अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से, और उसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल था, जिन्होंने प्रोजेक्शन मात्र देखे हैं या फिर बनाए भी हैं तो वो आसानी से कर सकते थे।
अगला सवाल जियोग्राफिकल थॉट की यूनिट से है, निम्न में से यूनानी भूगोलवेता नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, ग्रीक पढ़ते हैं और बाद में रोमन पढ़ते हैं। तो बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज और पोसिडोनियस, ये तीनों के तीनों ग्रीक है, जबकि टॉलमी ये रोमन जियोग्राफर है। तो ये सीधा सवाल था, काफ़ी सरल था, टॉलमी का नाम सबने सुना है। अगला सवाल है, अगला सवाल जो आया है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जो जियो स्पेशियल टेक्निक्स यूनिट है उसमें से आया है। तो इसमें पूछा गया है ईएमआर के बारे में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएमआर के निम्नलिखित में से किस समूह का उपयोग अधिकांशतः पृथ्वी की सतह के मानचित्रण के लिए किया जाता है। अब अगर इसके 4 ऑप्शन को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी किरणों का इसमें यूज किया गया है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। वैसी किरणें बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती थी, जैसे कि कॉस्मिक किरणें पहले वाले ऑप्शन में गलत है। तीसरे वाले में एक्स किरणें, एक्सरे, कभी एक्सरे करवाने गए होंगे तो एक्सरे रूम के बाहर लिखा हुआ होता है, मतलब एक्सरे किरणें हानिकारक है। और चौथे वाले में गामा किरणें, ये भी हानिकारक होती है। तो कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, और अगर आपने पढ़ा है तो विजिबल रेज, रेडियो और माइक्रोवेव, ये 3 ही यूज की जाती है मोटे तौर से। यूवी वगैरह भी खतरनाक होती है, तो अल्ट्रावायलेट भी हम यूज नहीं करते। विजिबल के आगे इंफ्रारेड वगैरह और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये हम यूज करते हैं। अगला सवाल फिर जियोस्पेशियल टेक्निक से है। तो इसमें पूछा गया है जीपीएस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग 24 घंटे ही लगता है। ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था। अगला सवाल है वो एनवायरमेंटल जियोग्राफी से आया है, और इसमें जो ग्रासलैंड है, विभिन्न ग्रासलैंड है, उनके बारे में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बाकी जो दिए गए हैं, पुस्ताज हंगरी में होता है, पंपाज अर्जेंटीना में होता है, और स्टेपीज ग्रासलैंड होता है यानी कि घास स्थल होता है, वो यूरेशिया में होता है। जबकि डाउन्स है, वो डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे लिख दिया है न्यूजीलैंड, जबकि न्यूजीलैंड में कैंटरबरी ग्रासलैंड होता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो गया। अगला सवाल है उस तत्व को पहचानिए जो जलीय चक्र का भाग या हिस्सा नहीं है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शायद या तो क्लाइमेटोलॉजी में दिया हुआ है या एनवायरमेंटल साइंस में एक यूनिट में दिया हुआ है, आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो उस जल चक्र वाले हिस्से से ये सवाल पूछा गया है। तो जल चक्र में क्या होता है, जल चक्र में पानी इवेपरेट होता है, पानी इवेपरेट होके कंडेंस होता है, कंडेंस होके प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट यानी कि वर्षण हो गया। तो इस तरीके से जल चक्र होता है। हाइड्रेशन जो भाग है, जल योजीकरण है, यह एक तरह के केमिकल वेदरिंग यानी कि रासायनिक अपक्षय का हिस्सा है, जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया हाइड्रेशन या जल योजीकरण। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजिकल साइंस। तो कौन सा भूगोलवेता कोरोलॉजिकल साइंस की संकल्पना का प्रबल समर्थक था। तो जो हैटनर थे, हैटनर ने जियोग्राफी को एज ए कोरोलॉजिकल साइंस डिफाइन किया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जियोग्राफिकल थॉट से सवाल पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया हैटनर। अगला सवाल है वो कार्टोग्राफी से है, और कार्टोग्राफी में पूछा गया था स्थलाकृतिक मानचित्र पत्रक नंबर 45J/11 की मापनी होगी। तो जो टॉपोशीट्स के 3 सवाल पूछे गए थे, अगर किसी को नहीं आ रहा था तो तीनों को एक साथ लिख के वो कंपेयर करके भी इनको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो जो 45J11 की जो मापनी होगी वो होगी 1 इंच बराबर 1 मील। तो ये काफ़ी सरल था। टॉपोशीट की अगर नंबरिंग और उनके स्केल क्या क्या है, बस इसमें लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो रहा था कि उन्होंने डिग्री सीटों के बारे में सुना था, और इंच जो है 1 इंच, आधा इंच और क्वार्टर इंच, इसके बारे में मतलब किसी ने नहीं पढ़ा था। पर जबकि दोनों लिखे जाते हैं, बुक में देखोगे तो दोनों मिलेंगे आपको। तो ये काफ़ी सिंपल था। अगला सवाल है वो एनवायरमेंटल जियोग्राफी से है, फिर से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो पहली बार टर्म है वो यूज की है वो नॉर्मन मायर्स ने की है। ये एनवायरमेंटल जियोग्राफी का सवाल हो गया। अगला सवाल ओशियनोग्राफी का है। रोमांच
डीप कहाँ स्थित है, तो रोमांच जो गर्त है वो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो साउथ सैंडविच हो गया, प्यूर्टो रिको हो गया, रोमांच हो गया, ये जो डीप है वो पूछे जाते हैं जनरली। अगला सवाल है वो टैबुलेशन से आया है, और टैबुलेशन जो है वो शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर स्टेट्स वाली कोई यूनिट में एक में दिया हुआ है। तो जो टैबुलेशन से दो सवाल आए थे, तो इसमें पूछा गया है जनसंख्या का आयु, लिंग और साक्षरता के अनुसार वितरण। तो आयु भी है, लिंग भी है और साक्षरता भी है, तीन पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो तीन पैरामीटर यूज करने के कारण जो सारणी होगी वो होगी त्रिगुणी सारणी होगी या 3 वे टेबल होगी। तो राइट आंसर हो गया 3 वे टेबल। अगला सवाल है एजोर्स और स्पेन के बीच बहने वाली उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा। तो ये जो ऊपर की साइड ये जो बहुत बड़ा चक्र बनता है, दायरे बनता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो इसमें से जो ब्रांच का जो दक्षिणी शाखा है वो है कैनारी करंट या कैनरी करंट जो भी कहें। तो ये जो स्पेन से देखेंगे और इधर एजोर्स हाई, जो एजोर्स हाई जो हाई प्रेशर का जो एक बिंदु है एजोर हाई, तो वहाँ तक आप देखेंगे तो ये कैनरी करंट होती है। बाकी वाले जो तीनों करंट है वो यहाँ नहीं चलती है। तो राइट आंसर हो गया कैनरी करंट। ये भी ओशिनोग्राफी से सवाल था। अगला सवाल था वो रिसर्च मैथडोलॉजी से था। इसमें पूछा गया ईमेल प्रश्नावली यानी कि ईमेल क्वेश्चनर के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर इसके जो 4 ऑप्शन देखें तो इसमें नुकसान की बात कर रहा है तो कुछ फ़ायदे लिखे हुए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी आसानी से हम भेज सकते हैं, तो ये तो फ़ायदा हुआ, तो डी वाला कट हो गया। सी वाले की बात करें तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोब टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो ये कुछ फ़ायदे की बात कर रहा है, तो ये कोई नुकसान हुआ नहीं। उत्तरदाताओं के पास जांच का अच्छा मौका, तो उनके पास वो आसानी से उत्तर दे सकते हैं, तो ये तो फ़ायदा हुआ। तो जो ए और बी है वो इसके नुकसान है। कैसे हैं? रिक्वायर सिंपल क्वेश्चन। ईमेल में हम कोई भी क्वेश्चनर भेजेंगे तो बिल्कुल सिंपल सवाल भेजने पड़ेंगे। अगर हम डिफ़िकल्ट भेजेंगे तो सामने वाला उत्तरदाता है वो उनको समझ नहीं पाएगा और उत्तर दे नहीं पाएगा। और दूसरा है लो रिस्पॉन्स रेट। अब ईमेल इवन आपके इम्पोर्टेंट कोई ईमेल आता है वो भी आप नहीं पढ़ पाते। कितने ईमेल है वो आप पढ़ते हो, तो कोई ऐसा आता है किसी को हम ईमेल क्या अगर व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत सारे हम अगर भेज दें क्वेश्चनर वगैरह, तो बहुत ही रिस्पांस रेट होती है वो बहुत ही कम होती है। कोई अगर 100 लोगों को भेजते हैं तो 5 लोग ही रिप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से रिस्पांस रेट कम है। जबकि अगर पर्सनली हम जाएं तो उन्हें लगभग हमें ज़्यादा लोगों का रिस्पांस मिलेगा। तो ए और बी है इसके जो राइट आंसर हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो सारे सवाल हैं लगभग एक आध सवाल को छोड़ के, जो डेटा एनालिसिस का 1-2 सवाल को छोड़ के बाकी सारे सवाल CR कोठारी बुक से आए हैं। और वो मैंने पहले ही सजेस्ट की थी कि आप CR कोठारी पढ़ें। और जो एग्जामिनर था, जो भी मतलब पेपर सेटर था, पेपर सेटर ने उसी से ही सारे सवाल बनाए हैं। अगला सवाल है द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट सिद्धांत एक शोधकर्ता के लिए किस स्थिति दशा में आवश्यक है। तो कभी आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो हॉस्पिटल में आप कोई ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं तो आपको एक कंसेंट देना पड़ता है। उसमें सारी जो रिस्क वगैरह होती है कि भाई इसमें डेथ हो सकती है, इसमें रिएक्शन हो सकता है, तो आपसे साइन करवाते हैं और फिर वो ऑपरेशन करते हैं। तो कोई भी रिस्क वगैरह की चीज़ होती है, और अगर हम किसी दशा में अगर मान लो इंटरव्यू भी लेने जाते हैं कुछ ऐसे लोगों का, तो उसमें कोई अगर मान लो रिस्क रहता है तो हमें पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ये रिस्क रहेगी, तो वो एग्री होता है तभी हम उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो ये मेडिकल प्रोफेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल आया है। तो इसमें सीधा जो ऑप्शन है, इफ़ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर प्लेस्ड एट रिस्क, उसको कोई रिस्क है तो हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा उसका। तो राइट आंसर हो गया इसका दूसरा। 18वां सवाल है बायोस्फीयर की औसत मोटाई लगभग है। अब ये सवाल है, ये शायद डिलीट हो सकता है क्योंकि जो सविंदर सिंह हैं इन्होंने इसकी जो औसत मोटाई है वो लिखी है लगभग
मतलब औसत तो नहीं लिखा है, उन्होंने कहा 30 किलोमीटर से कम होती है। औसत उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा 30 किलोमीटर से कम होती है। तो एक तो उन्होंने ऐसा यूज़ किया है। अगर नेशनल जियोग्राफिक की साइट पे देखेंगे तो नेशनल जियोग्राफिक की साइट पे आप देखेंगे तो वो बात करता है कि 20 किलोमीटर होती है, 20 किलोमीटर से। पर 20 किलोमीटर में भी मोस्टली कहाँ होती है? मोस्टली 2 किलोमीटर होती है। 1.5 किलोमीटर धरती के ऊपर और आधा किलोमीटर धरती से पानी के नीचे। तो एक तरीके से 2 किलोमीटर की लेयर में मोटा मोटा 99% से ज़्यादा बायोस्फीयर है वो इसी लेयर में समाहित हो जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा सवाल उन्होंने फैक्चुअल दिया तो सही, पर ये सवाल थोड़ा अच्छा नहीं था, तो इसके डिलीट होने की ज़्यादा संभावना है। आप लोग भी, क्योंकि इसको इस तरह के सवाल कोई पढ़ के भी नहीं जाता, क्योंकि पर्यावरण वाली यूनिट है उसको हम इतना जोर भी नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारी यूनिट होती है। तो 20 यूनिट में से एक यूनिट को कितना महत्व दें, और पर्यावरण अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट है भूगोल से परे, तो इतना नहीं देख पाते। तो इसका और भी कोई मैटर हो तो आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि आंसर की आती है तो केवल 3 दिन मिलते हैं तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। तो जो भी देते हैं, अगर सविंदर सिंह से इन्होंने बनाया है तो इसका राइट आंसर 30 किलोमीटर आएगा। बाकी अब नेशनल जियोग्राफिक 20 बोल रहा है, तो ये कोई एक्यूरेटली इसका हम सही नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जब विकिरण तरंग दैर्ध्य का मान वायुमंडलीय कणों के आकार के बराबर होता है तो कौन सा प्रकीर्णन होता है? स्कैटरिंग का सवाल है, हूबहू रिपीट हुआ है। पिछले वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की जो एग्ज़ाम थी उसी में यही सवाल पूछा था। तो बराबर होता है तब मी स्कैटरिंग होती है। तो ये रिपीटेड था सवाल, और ये कौन से यूनिट से आया है? तो स्कैटरिंग दोनों यूनिट में समाहित हो सकती है। एक तो हो सकती है रिमोट सेंसिंग यानी जियो स्पेशियल टेक्निक्स वाली में हो सकती है, और एक इसको क्लाइमेटोलॉजी यूनिट में भी समाहित कर सकते हैं। अगला सवाल था, ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी, डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। ये जो है ये C.R. कोठारी का जो C.R. कोठारी की जो किताब है रिसर्च मैथोलॉजी की, वहाँ से जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है उसका पहले पैराग्राफ है, उसी से इसको उठा लिया गया है। और ये जो कोटेशन है वो है हडसन मैक्सिम का। हालांकि जैसे मैंने भी इसको पढ़ा था तो मैं तो इतना इसको रिकॉल नहीं कर पाया, जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो, पर कुछ लोगों ने इसको अगर देखा, और जैसे मेरे एक कलीग है उसने तो इसको अपने रूम में भी इसको लगा रखा है, ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इनकॉन्फिडेंस, डाउट इज ऑफन बेटर देन और कॉन्फिडेंस। तो उनमें से इसमें जो लाइन ली है कि भाई और कॉन्फिडेंस से अच्छा डाउट है, क्योंकि डाउट से हम कुछ नया खोज सकते हैं, और डाउट नहीं रखेंगे तो कुछ नया कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन से आधारभूत घटक है? अब इस सवाल में लड़कों ने काफ़ी गलतियां की है, क्योंकि पर्यावरण के घटक में तो ये तीनों आते हैं, बायोटिक भी आता है, एबायोटिक भी आता है और ऊर्जा आता है, जबकि इकोसिस्टम में केवल दो घटक ही आते हैं, वो आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो ये आप सविंदर सिंह में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। पर्यावरण में ये तीनों आएंगे, पर पारिस्थितिक तंत्र में ये 2 ही आएंगे। तो सही आंसर होगा ए और बी। अगला सवाल है वो डायनेमिक था, और डायनेमिक भी था वो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे संबंधित था। तो उसमें जो WMO है यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार 2015 से 22 यानी कि जो 2022 के जो डेटा है वो 2023 में रिलीज़ किए गए थे। तो उस दौरान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था यानी 1850 से लेकर 1900 का, उस बेस लाइन से कितना इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, तो उसमें उन्होंने बताया 1.15 डिग्री सेल्सियस हुआ है। और इसके ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है 1.02 से लेकर
1.28 यानी कि 1.28 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। तो ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट वगैरह में हम टेम्परेचर राइज देखते हैं, तो ऐसे सवाल अगर आपने बिल्कुल रिपोर्ट देखी हो, कभी कभी आप देख सकते हो ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में, पर अगर नहीं देखी हो तो ऐसे सवालों में हाथ नहीं डालना था, क्योंकि ऐसे सवाल आपके जो मार्क्स है वो नेगेटिव में कर देते, तो ऐसे सवाल नहीं करने थे। तो इसका राइट आंसर हो गया 1.15 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है वो जो हार्टसन और सेफर की जो डिबेट में हम पढ़ते हैं, क्वांटिटिव जो रिवोल्यूशन आई है उस पे जो उन्होंने शुरुआत की है उससे संबंधित था, यानी कि जियोग्राफिकल थॉट से सवाल था। इसमें पूछा गया निम्न में से किसने भौगोलिक स्पष्टीकरण के आधार के रूप में स्थानिक नियमों की उपयोग की वकालत की है। वर्ड आ रहा है स्पेशियल, तो जो रीजनल था वो बदल गया स्पेशियल में, यही क्वांटिटिव रिवोल्यूशन की मेन थीम है। तो बाकी सारे जो है रेड जेल हुआ या कार्ल सावर हुआ, कार्ल सावर एरियल डिफरेंशिएशन वर्ड पहली बार 1925 में यूज कर रहे हैं। हार्टसन उसको 1939 में जो नेचर ऑफ जियोग्राफी बुक है उसमें और उसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा दौर था वो रीजनल जियोग्राफी का दौर था, एरियल डिफरेंशिएशन का दौर था। तो उस एरियल से स्पेशियल की जो वकालत है वो सेफर करते हैं, और सेफर हार्टसन डिबेट होती है और उसमें सेफर विजयी होते हैं, और क्वांटिटिव रिवोल्यूशन है वो एक तरीके से भूगोल में नए प्राण फूंकती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेफर। अगला सवाल था 24वां सवाल है, ये भी रिसर्च मैथोडोलॉजी का सवाल है, और रिसर्च मैथोडोलॉजी ये भी CR कोठारी में से जो पहला चैप्टर है उसमें से खूब सारे सवाल उठा लिए गए हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल उसमें टाइप ऑफ रिसर्च में जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पढ़ते हैं, तो संकल्पनात्मक अनुसंधान पढ़ते हैं, उससे डायरेक्ट इसके जो कीवर्ड देखें तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो इसमें जो आपको दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, हिंदी में क्या लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का अमूर्त विचार और सिद्धांत को, तो काफ़ी अच्छा अनुवाद किया है। तो अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित जो भी रिसर्च होती है वो होती है संकल्पनात्मक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, इनको कह सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध कहा तथा बताया कि परिमाणीकरण तथा राजनीतिक विचारधारा में कई बिंदु समान हैं, यह कमोबेश अपने अनुयायियों के लिए धर्म जैसा है। तो यह सवाल क्वांटिटी रिवोल्यूशन से आया है, यानी कि जियोग्राफिकल थॉट से आया है, और इसके लिए आप अगर आपके पास माजिद हुसैन की किताब है तो माजिद हुसैन की किताब के जो क्वांटिटी रिवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें LD स्टाम्प का ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उन्होंने यह जो बात है वो 1966 में अपने 10 ईयर्स नाम के एक रिसर्च आर्टिकल में कही थी। इसको सिविल वार बताया था, और उन्होंने मतलब एक तरीके से क्वांटिटी रिवोल्यूशन पे प्रहार किया था कि केवल ये जो चीज़ें हैं वो मतलब इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उनको इग्नोर कर रहे हैं। इस बारे में भी उसमें लिखा गया है, माजिद हुसैन में आप देखोगे तो एक पैराग्राफ लिखा गया है। तो राइट आंसर हो गया LD स्टाम्प। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर इमेजिंग संवेदक का उदाहरण है नॉन इमेजिंग सेंसर। तो जो इमेज नहीं ले रहा है, अभी इसी पेपर में हम जो सी लेवल राइज की बात करेंगे तो नासा का जो अल्टीमीटर यूज आएगा आगे। तो अल्टीमीटर क्या करता है, केवल हाइट देखता है। तो जैसे पानी का लेवल क्या है, राइज हो रहा है, तो अल्टीमीटर देख रहा है कि भाई कितने पे सरफेस है, भले वो अर्थ की सरफेस हो भले पानी की सरफेस हो, तो अल्टीमीटर के आधार पे हम देख सकते हैं। तो वो सिर्फ हाइट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इसमें कोई भी इमेज नहीं लिया जाता। टाइरोस 1 पहला मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम विज्ञान संबंधी जो सैटेलाइट था वो टाइरोस 1 था, 1960 के आसपास आया था, अमेरिका का था। और लिस है वो लिस तो वैसे ही स्कैनिंग सेंसर हो गया, और ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर ये भी स्कैनर हो गया। तो ये एक तो सैटेलाइट हो गया और दो ये जो है ये स्कैनर है। तो हमारा राइट आंसर हो गया रडार अल्टीमीटर, वो केवल हाइट मापता है। अगला सवाल था निम्नलिखित में से किसे बंद सवाना कहते हैं। तो क्लोज्ड सवाना है वो वुडलैंड सवाना को कहते हैं। ये शायद पर्यावरण भूगोल की सविंदर सिंह की किताब में मतलब इसके सवाना के टाइप लिखे हुए हैं, तो शायद उसमें बंद का उल्लेख किया है, पर अगर नहीं भी किया है तो आपको इंटरनेट पे इसका मिल जाएगा। तो क्लोज्ड सवाना में जैसे
मेनली सवाना होता है, ग्रासलैंड घास स्थल होता है। उस घास स्थल वो हो सकता है कि मरुस्थल में घास मिले, वो भी सवाना है, और थोड़ा और डेंस घास मिले, वो भी सवाना है। किसी ट्री मिले उसमें, वो भी सवाना है। और बहुत सारे पेड़ पौधे हो जिसमें एपीफाइट्स नहीं हो, यानी कि ऊपर वाली कैनोपी हो और सीधे नीचे धरती पे किरणें पहुँचे, जो कि इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें किरणें नहीं पहुँच पाती, तो किरणें पहुँचे तभी ग्रास होती है, तो नीचे ग्रास होती है, तो वो कहलाता है वुडलैंड सवाना, यानी कि ऊपर से क्लोज्ड है। अब अगर साइकोलॉजिकली देखें तो इसमें अगर 4 ऑप्शन दिए हुए, एक में इन्होंने बिल्कुल मतलब वुडलैंड और वन प्रदेश सवाना 2 ऑब्लिक में किया है, तो अगर थोड़ा बहुत कि भाई इतना डिटेल में क्यों किया है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, पर ऐसे करना काफ़ी मतलब रिस्की रहता है। पर अगर ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी काफ़ी स्टैक पे रहेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अभी हाई है। तो अगला सवाल है 28वें में पूछा गया है, विच क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन एसोसिएशन विद मेटेओरिक डस्ट एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ये शायद DS लाल या सविंदर सिंह की किताब में जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है उसके बारे में कहा गया है। तो ये मध्यमंडल में जो मेटेओराइट्स होते हैं वहीं पे बनते हैं, तो जहाँ मेटेओराइट्स ज़्यादा कहाँ नष्ट होते हैं, यहाँ इस पे मेसोस्फीयर में होते हैं, और यहीं पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यानी निशादीप्त मेघ बनते हैं। तो उल्का धूलि की बात हो गई ये, तो ये इसका राइट आंसर हो गया तीसरा, और ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी यूनिट से आया। और इससे पिछला सवाल था वो पर्यावरण भूगोल से सवाल था। अगला सवाल है वॉशिंगटन तथा ओरेगन। वॉशिंगटन और ओरेगन USA के जो स्टेट है, उनकी जो कास्केड श्रृंखला यानी कास्केड रेंज है, तो कास्केड का अर्थ ही मतलब ऐसे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे। तो ये ऊपर नीचे वाला जो ये रेंज है, ये कौन सी है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका जो मेन ये एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन का, जो पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है इसी का ये हिस्सा है। तो बहुत सारे वॉल्केनो फटते हैं, तो इसी में ये कास्केड रेंज आती है। तो जो पर्वतीकरण, पर्वतों से काफ़ी सवाल पूछे गए, एक तो इसी का ज्वालामुखी पर्वत ये हो गया, आगे और ज्वालामुखी पर्वत का एक और पूछेंगे, तो 2-3 सवाल एक अल्पाइन श्रेणी के पूछ लिए। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी के सवाल थे काफ़ी बहुत सारे फैक्चुअल भी थे, और एनवायरमेंटल जियोग्राफी के भी बहुत सारे कुछ डेफिनेशन वगैरह और फैक्चुअल थे। इस तरीके से पेपर काफ़ी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का कह सकते हैं, और बिल्कुल माइन्यूट अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी हुई थी जिससे अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो हर सवाल में संदेह उत्पन्न होता है, तो सरल सवाल भी जो उसमें संदेह की नज़रिए से देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक GIS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो हमने जो जैसे टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसी का जो पहला सवाल ही यही था जो हमने फाइनल पेपर में दिया था कि GIS का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है फ्री सॉफ्टवेयर, तो जो फ्री में अवेलेबल हो। जैसे इसके हमने 2 सवाल दिए थे, एक तो QGIS दिया था, तो QGIS फ्री होता है, और ग्रास GIS भी फ्री है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो गया, इसका हो गया दूसरा। अगला सवाल था, GPS उपग्रहों द्वारा किस प्रकार के सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। तो वो जियो स्पेशल टेक्निक से था 30वां सवाल भी, और 31वां सवाल है ये भी जियो स्पेशल टेक्निक से है। इसमें जो GPS सैटेलाइट में जो सिग्नल यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं रेडियो सिग्नल यूज किए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी सरल सवाल था। अगला सवाल था, वीकनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो सहभागी निरीक्षण की कमजोरी क्या है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से सवाल है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब हम बहुत सारे हमारे पास विधियाँ होती है, हम शेड्यूल से कर सकते हैं, हम क्वेश्चनर से कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप दूर बैठे कोई भी गतिविधि होती है उसको देख के आप अपना इवैल्यूएशन करते हो, अपना जो है मतलब सर्वे करते हो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे मैं कोई एक कर्षक समुदाय के साथ घुल मिल जाके उनकी गतिविधियों का बारे में सर्वे करूं, तो ये हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पर उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी की कमी आ जाती है, यानी कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है। मैं उनके साथ घुल मिल लूँगा तो हो सकता है मैं उनके साथ खाना पीना खाऊं, तो इस तरीके से मेरे अंदर एक क्या है जो है सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि विषय निष्ठा आ जाएगी वस्तुनिष्ठता के बजाय। और ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है रिसर्च के लिए, तो ये इसकी कमी है। अगला सवाल है 7 बिट
डिजिटाइजेशन इम्प्लाइज, तो 7 बिट वाला ये भी रिपीट है, पिछली बार बिट की वैल्यू चेंज कर दी थी। तो 7 बिट का अर्थ हुआ 2 की पावर 7, 2 की घात 7, यानी कि 2 गुणा 2, ऐसे 7 बार 2 को गुना करना है। तो इस प्रकार 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 64 और 64 दूने 128। तो 128 डिस्क्रीट लेवल आएंगे। तो 128 डिस्क्रीट लेवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से लेके 127 तक। तो इस प्रकार 7 बिट का ये भी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, उसी से सवाल आया है। अगला सवाल ओशिनोग्राफी से है। पिक्नोक्लाइन किससे संबंधित है? तो पिक्नोक्लाइन है वो है सागरीय जल के घनत्व से, डेंसिटी से। ये काफ़ी सिंपल सवाल था। इसके अलावा हेलोक्लाइन होता है, वो लवणता से संबंधित होता है। और मतलब काफ़ी ये इजी सवाल था, ये मतलब हर बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगला सवाल सैलिनिटी का, ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था और सैलिनिटी के शायद एक और सवाल आया था, तो ये इन दोनों को देख के भी आप कर सकते थे। तो इसमें क्या है, अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक महासागर की जो लवणता है वो पर 1000 कितनी है, 36 ppt, यानी कि पार्ट पर 1000। और मृत सागर की कितनी है, तो मृत सागर की है 238। और ग्रेट साल्ट लेक की कितनी है, तो 220 ppt। और रेड सी की 41। ये सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगला सवाल है वो जियोमॉर्फोलॉजी से था। जियोमॉर्फोलॉजी में पॉली प्रोसेस कॉन्सेप्ट है स्लोप डेवलपमेंट का, वो किसने दिया है? जनरली स्लोप में हम डेविस पढ़ते हैं, किंग पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं या फिर पैंक पढ़ते हैं, इनके दिए जाते हैं। पॉली प्रोसेस कॉन्सेप्ट अंदर से खोद के सवाल निकाला है। ये भी सविंदर सिंह से आया है, ये एच बालिग ने दिया है। तो ये काफ़ी मतलब टफ सवाल था, अगर आपने पढ़ा भी है तो अचानक याद नहीं आता है। अगला सवाल है 37वां सवाल में 3 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में सत्य क्या है, यानी कि सही क्या है। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो तीनों डायमेंशन इसमें देखे जाते हैं, यानी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों देखी जाती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके जो एग्जाम्पल बताए गए हैं, क्यूब है, स्फीयर है यानी गोला है, या ब्लॉक पाइल है, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं, ये भी बात सही है। और वैसे भी बी ऑप्शन है वो चारों में ही दिया हुआ है, तो दूसरा तो सही होना ही है। तीसरा है दीज आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम डायग्राम, यानी आयतन आरेख भी इनको कहा जाता है, ये भी सही है। चौथा है इनको दिए गए मूल्यों में बहुत कम अंतर होने की दशा में बनाया जाता है। मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरिएशन होता है दो मूल्यों के बीच, जो लो वैल्यू और हाई वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तभी इनको यूज किया जाता है। तो ये जो चौथा है वो गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए, बी और सी। तो ये जो चौथे वाला स्टेटमेंट है इसका उल्टा करके आगे वाले सवाल में भी एक में पूछा जाएगा। तो ये वाला जो सवाल है ये जो कार्टोग्राफी है उससे पूछा गया है, उसमें जो डायग्राम चैप्टर है उससे पूछा गया है। अगला सवाल है चैपेरल क्या है। तो चैपेरल क्या है? चैपेरल जो कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय बायोम की झाड़ियाँ हैं, मेडिटेरियन बायोम है। तो ये सीधा सवाल था एनवायरमेंटल जियोग्राफी से। जनरली क्या है इसमें, अब या तो कोई भी घास स्थल पूछ लेते हैं या फिर जो वन है वो पूछ लेते हैं, तो ये वन हो गए। और इसी प्रकार उनकी स्पीसीज़ पूछ लेते हैं, भाई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसकी स्पीसीज़ कौन सी होगी, मेडिटेरियन की कौन सी होगी। इस तरीके से जो सवाल पूछते हैं तो ये लगभग एनसीईआरटी वगैरह में भी दिए हुए होते हैं। अगला सवाल है एजेंडा 21 की निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया। तो एजेंडा 21 को जो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, रियो भू शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। ये भी एनवायरमेंटल जियोग्राफी का सवाल है। अगला सवाल फिर से आया है, इसमें भी चैपेरल वर्ड है वो कैलिफोर्निया यूज़ किया हुआ है, तो इसको अगर साथ में तालमेल बैठा के इसको भी कर सकते थे। ये भी एनवायरमेंटल जियोग्राफी का सवाल है। मेडिटेरियन बायोम का जो श्रब है उनकी लोकेशन क्या नहीं है। तो मेडिटेरियन बायोम है तो पहले तो आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलता है, वहीं होगा मेडिटेरियन बायोम। अगर मेडिटेरियन बायोम की स्थिति आप जानें तो साउथ अफ्रीका में भी मेडिटेरियन जो क्लाइमेट मिलता है। साउदर्न यूरोप वाला जो मेडिटेरियन जो सी के इर्द गिर्द है, भले उत्तरी अफ्रीका हो भले ही दक्षिणी यूरोप हो, वहाँ पे भी मिलता है। और कैलिफोर्निया में भी मिलता है। जो मिड अफ्रीका है, मिड अफ्रीका में कहीं पे भी मेडिटेरियन क्लाइमेट ही नहीं मिलता। मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं मिलता तो मेडिटेरियन बायोम कहाँ मिलेगा। तो सीधा हम अगर कॉमन सेंस से भी इसको सवाल को सॉल्व कर सकते थे तो जो इसका होगा मैली स्क्रब मध्य अफ्रीका, ये हमारा गलत हो गया। अगला सवाल था
जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से फिर से था, निम्न में से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है? तो इसमें JPEG जो आप फोटो वगैरह यूज करते हो इसमें क्या होता है, पिक्सल होता है। तो पिक्सल वाले सारे राष्ट्र होते हैं। PNG में भी जो आप ये जो फोटो होते हैं उसमें PNG फाइल फॉर्मेट भी आपने यूज किया होगा। तो एनिमेटेड थोड़े से ऐसे चलते हैं, उनको PNG होते हैं। और BMP भी होता है। जो DGN है ये भी मतलब पिछली बार का रिपीट सवाल था। पिछली बार शायद वेक्टर जो रास्टर फाइल फॉर्मेट है, मतलब रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है ये पूछा था, इस बार पूछ लिया वेक्टर फाइल फॉर्मेट। तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड सवाल था कि भाई एक फाइल फॉर्मेट का सवाल आएगा। तो ये इसका जो हो गया DGN। अगर 3 पता दे तो चौथा अपने आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगला सवाल था रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी से, तो कोई भी विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु कोई भी रिसर्च होती है तो उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। जैसे कहीं पे कोई दंगा फसाद हो गया, अब इमीडिएट एक्शन लेना है तो वहाँ पे कोई जो रिसर्च होगी वो होगी एक्शन रिसर्च। या कोई कंपनी में जो स्थिति है डामाडोल होगी, जैसे कि अडानी वगैरह के शेयर गिर गए, तो उसमें कोई भी रिसर्चर नियुक्त किया जाएगा भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इसके लिए आगे क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमें इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। ये भी CR कोठारी में आपको मिल जाएगी। तो राइट आंसर हो गया एक्शन रिसर्च। अगला सवाल था मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन बुक, सीधा जो है E हटिंगटन की है। ये जियोग्राफिकल थॉट से आया है। ये भी आसानी से आपको बुक में मिल जाएगा, माजिद हुसैन वगैरह में। अगला सवाल था विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायग्राम विल बी मोस्ट सूटेबल। वर्ड याद रखना, मोस्ट सूटेबल, हमें बेस्ट आंसर देना है। इफ़ द गैप बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, जो मैंने अभी एक सवाल किया था तब मैंने कहा था ये स्टेटमेंट याद रखना, इसको वहाँ उल्टा करके बोलेंगे। तो वहाँ गैप तो बोल रहा था बिल्कुल कम हो, यहाँ क्या बोल रहा है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इज़ टू लार्ज, बहुत ज़्यादा हो। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो देखो कोई भी जो 1 डायमेंशनल होते हैं तो उसमें तो मतलब गैप ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते। 2 डायमेंशनल दिखा सकते हैं, पर और ज़्यादा वैल्यू बहुत बड़ी हो तब हम क्या करते हैं 3 डायमेंशनल दिखाते हैं। यानी कि देखो πr² है अगर वर्त की बात करें तो, और 4/3 πr³ होता है किसका, स्पीयर का। तो यहाँ क्यूब में वैल्यू है। अगर कोई भी बड़ी वैल्यू हमें दिखानी होती है तो या तो हम लॉग ग्राफ यूज करते हैं या फिर ये स्फेरिकल डायग्राम यूज करते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल जो डायग्राम है या स्फेरिकल डायग्राम है इसका राइट आंसर होगा, बेस्ट चूज करना था। ये कोई डिलीट नहीं होने वाला। कुछ लोग बता रहे थे कि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये स्फेरिकल डायग्राम है। हाँ 2 यूज करते हैं, अगर 3 होता नहीं तो 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाता, पर हमें बेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, स्फेरिकल डायग्राम। अगला सवाल है इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कौन से कथन असत्य है, यानी कि भूस्थितिक उपग्रह। भूस्थितिक उपग्रह क्या होते हैं, भूस्थितिक उपग्रह जो जैसे भारत के ऊपर है तो वो एकदम स्थिर है अपने ऊपर, यानी कि पृथ्वी जैसे घूम रही है वैसे वैसे वो साथ में घूम रहा है, एक तरह से लॉक्ड है। तो यह उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का घूर्णन करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है ये 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र घेरते हैं, तो ये गलत है। शायद 81 डिग्री तक का कवर करते हैं अक्षांशों में, तो ये गलत हो गया, इन्होंने अक्षांश गलत लिख दिए, तो यही हमारा जो राइट आंसर होगा। इसके अलावा 24 घंटे में पूरा करते हैं चक्कर, तो पृथ्वी घूमती है वैसे 24 घंटे में, ये भी 24 घंटे में घूम जाते हैं, और 36,000 लगभग इनकी जो ऊंचाई होती है, ये भी काफ़ी रिपीटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो दूसरा हो गया। ये जियो स्पेशियल जो टेक्निक्स है वहीं से पूछा गया है। अगला सवाल है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अर्थक्वेक से आया है। तो गहरे अधिकेंद्र भूकंप का अभाव किसके सहारे पाए जाते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर है उनको और भूकंप वाले को दोनों को मिला के ये बनाया गया है। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कोई भी जो एक प्लेट है नीचे सबडक्ट होती है, तो वहाँ से जो भूकंप आते हैं वो तो होते हैं गहराई वाले, और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वाले होते हैं वो बहुत छिछले होते हैं, या फिर सैन एंड्रियाज की तरह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री वाले होते हैं, वो भी काफ़ी छिछले भूकंप होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो गया बी और सी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट वाले जो होते हैं वो डीप ही होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ डीप, तो डीप कन्वर्जेंट में होते हैं, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में डीप की एब्सेंस होती है। तो राइट आंसर हो गया बी और सी। अगला है आइसोगोनिक मैप रिप्रेजेंट। एक
तो हम आइसोप्लेथ के अंदर विभिन्न प्रकार के सम वर्षा, सम ताप, विभिन्न प्रकार के मैप पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से क्या दर्शाते हैं वो उन्हें हमें याद करना होता है। तो उसी यूनिट से ये पूछा गया है। तो आइसोगोनिक मैप है वो दिखाते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिखाते हैं, सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो आइसोगोनिक मैप हो गया। अगला सवाल है वो स्टेट्स वाली यूनिट से है और इसमें पूछा गया कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं क्या है। तो हम जनरली जो सहसंबंध गुणांक है वो दो तरह के यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन का, स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन वाला जो रैंक वाला है उसमें कोई लीनियरिटी वगैरह की शर्त नहीं होती। कार्ल पियर्सन में लीनियरिटी होनी जरूरी है, नॉर्मलिटी होनी जरूरी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को तो वो दर्शाता है ही। तो नॉर्मलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और लीनियर नेचर का होना इसका एजम्पशन है। तो इस बार इनके एजम्पशन पूछ लिए, पिछली बार इसका सवाल पूछा था वो इसको क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो ये तीनों सही है, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलिटी को फॉलो करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें, लीनियर नेचर को, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये तीनों इसकी शर्तें हैं, तीनों इसके एजम्पशन हैं। अगला सवाल है यह जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि f बराबर स्मॉल f और कोष्टक में PM/dt किसने प्रपोज किया था। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी लैंडफॉर्म वगैरह बनते हैं वो फंक्शन होते हैं किसके, P प्रोसेस के और M मटेरियल के। ये ग्रेगरी ने सूत्र दिया था। तो ये जो शायद पहला चैप्टर है सविंदर सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी वाला उसमें से पूछा गया है। सविंदर सिंह किताब में ये आपको मिल जाएगा। तो खोद के ऐसे सवाल निकाले गए हैं। वैसे तो ये जो टेक्स्ट बुक से जो अध्ययन करते हैं उनको आसानी से मिल गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे नोट्स में भी ये लिखे हुए थे, तो नोट्स पढ़ने से याद भी नहीं होते, क्योंकि नोट्स एक तो जो अव्यवस्थित तरीके से लिखे होते हैं, और आप अगर कोई प्रिंटेड मैटर अगर जो ऑथेंटिक किताब से पढ़ेंगे तो एक तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा नॉलेज का वो काफ़ी अच्छा होगा, और वहाँ डायग्राम वगैरह भी एकदम अच्छे होते हैं, उनके कॉपीराइट होते हैं। अब उनको वो नोट्स में लेते हैं, फिर लिखते हैं कि हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट नहीं है, किसी ने मतलब उन पे कोई केस दर्ज किया ना तो उनको देने पड़ जाएंगे। वो तो उनकी भलमनसात है जो राइटर्स की कि वो उन पे कोई केस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हूबहू डायग्राम उठा रहे हैं जैसे उनका ही मतलब ये डायग्राम हो, और नीचे उनको कोई क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। तो खुद ही मतलब इथिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ग्रेगरी। अगला सवाल था निम्नलिखित में से किस स्पेक्ट्रम में बहुत अधिक क्लोरोफिल सांद्रता वाली झील में चरम परिवर्तन होगा। इसकी इंग्लिश देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम देयर विल बी पीक रिफ्लेक्टेंस इन ए लेक हैविंग वेरी हाई क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी जो रिफ्लेक्टेंस होगी, अब जैसे देखो क्लोरोफिल होता है क्या, क्लोरोफिल होता है हरा। अब हरा रंग तो अपन को तो दिखता है, पर जो रिफ्लेक्टेंस उसकी जो होती है वो होती है इंफ्रारेड में, नियर इंफ्रारेड में उसकी रिफ्लेक्टेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। हमारी आंखों को तो दिखती नहीं, तो हम तो हरा ही देख पाते हैं, जबकि जो सेंसर होते हैं वो 0.7 से लेकर 0.8 का जो नियर इंफ्रारेड का फील्ड है उसी को वो कैच कर लेते हैं। और जब इसी के आधार पे जो फाल्स कलर कंपोजिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, नियर इंफ्रारेड को हम लाल कलर से दिखाते हैं। तो जो वेजिटेशन होती है वो फाल्स कलर कंपोजिट, जो स्टैंडर्ड फाल्स कलर कंपोजिट है उसमें हम उसका जहाँ जहाँ रेडनेस आ रही है वहाँ क्या होगा, वेजिटेशन होगा। तो आसानी से पता लगा लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो पीक होगी वो होगी इसमें 0.7 से लेके 0.8 तक, 0.4 से लेके 0.7 तक तो विजिबल होता है, और ये विजिबल से परे है। तो ये यहाँ पे हो गया पीक, राइट आंसर हो गया इसका 2। ये हमारी जो रिमोट सेंसिंग वाली यूनिट है जियो स्पेशियल टेक्निक्स वाला, उसमें से पूछा गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे उच्चतादर्शी मानचित्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारी जो हिप्सोमेट्रिक मैप है, हिप्सोमेट्रिक मैप वैसे तो हिप्सोमेट्रिक मैप है वो ओशिनोग्राफी के अंतर्गत भी आ सकते हैं और कार्टोग्राफी, दोनों यूनिट में ले सकते हैं। तो हिप्सोमेट्रिक मैप में क्या दिखाते हैं, हिप्सोमेट्रिक मैप में हम दिखाते हैं एल्टीट्यूड दिखाते हैं। तो एल्टीट्यूड किस किस में दिखा सकते हैं, कंटूर मैप में दिखाते हैं, स्पॉट हाइट में दिखाते हैं, और हेचूर मैप में भी दिखाते हैं। जियोलॉजिकल मैप में इसका कोई हाइट का, एलिवेशन का हमारा कोई लेना देना नहीं है, रिलीफ का कोई लेना देना नहीं। जियोलॉजिकल मैप में हमारा रॉक्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में डिटेल्स होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया A, B और C। अगला सवाल है महासागरीय धाराओं की गति कितनी होती है। तो अब जैसे अगर आपको महासागरीय धाराओं की गति अधिकांश पता नहीं है तो अब ये इस सवाल के 4 ऑप्शन देख के भी आप कर सकते थे।
5 किलोमीटर पर आवर, 10 to 15 किलोमीटर पर आवर, अप टू 2 नॉट। तो इसमें अगर ऐसा करके भी कर सकते थे, पर अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे हार्ड सवाल अगर नहीं करते हैं, सरल सवालों की एक्यूरेसी बनाए रखते हैं, तो भी मतलब पेपर में अच्छे नंबर लाए जा सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया पहला। अगला सवाल था कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है। तो पहली बात तो मेटामॉर्फिज्म वर्ड आ रहा है, मेटामॉर्फिज्म यानी केंद्रित चट्टान है। तो ग्रेनाइट तो आग्नेय हो गई, और सेल भी हो एक तरह के हो गई, अवसादी चट्टान हो गई। एक स्लेट है, स्लेट और मार्बल ये दोनों हैं, पर इसमें जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से बनती है वो बनती है मार्बल। तो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया मार्बल। ये भी सविंदर सिंह में दिया हुआ है। अगला सवाल था द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नॉन एज। तो पहली बात एंगल की बात कर रहा है, कोण की बात कर रहा है। इस कोण को हम बोलते हैं डिप, और फॉल्ट डिप। अब इस डिप का हिंदी अनुवाद अगर सही तरीके से देखें तो नति कोण बोलते हैं, और जो इसकी जो पैरेलल लाइन होती है इससे, मतलब इससे जो एक तरह से लंबवत लाइन होती है, तो उसको बोलते हैं नति लंब या स्ट्राइक बोलते हैं। तो इसने कोण पूछा है तो वो होता है डिप। अब थोड़ा सा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हिंदी में अगर देखें तो नमन लिख दिया है, फिर भी अगर आपको चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ने थे, चारों में से दूसरा पढ़ते तो भ्रंश डिप है। फिर भी अगर आप किसी का गलत हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं, पर आपको 4 ऑप्शन करके ही करना था। तो डिप और स्ट्राइक ये आपको पता होने ही चाहिए थे। फिर भी कुछ लोगों ने हो सकता है गलत कर दिया हो, क्योंकि नमन वर्ड है वो एक्चुअली नति को ही, नति का ही एक पर्यायवाची शब्द है नमन, और नमन कोण होता है वो होता है डिप। तो नमन कोण मतलब इसको थोड़ा सा मतलब देखते तो सही हो जाता, फिर भी अब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो वो क्या करते हैं। और ये वाला सवाल है वो जियोमॉर्फोलॉजी से, और इससे पिछले वाला भी जियोमॉर्फोलॉजी का था। अगला सवाल है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना। ये क्लाइमेटोलॉजी से सवाल आया है, और क्लाइमेटोलॉजी में जो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु की जो हम 4 थ्योरियाँ मेनली पढ़ते हैं, मोटे मोटे पे तौर पे 4 पढ़ते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी थ्योरियाँ और भी इंक्लूड हो गई है। इसमें हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, थर्मल थ्योरी पढ़ते हैं, या फिर फ्लॉन की वेस्टर्ली सिद्धांत भी पढ़ते हैं, या फिर कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम भी पढ़ते हैं, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन भी पढ़ते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल भी पढ़ते हैं। इसके अलावा मेडियन जूलियन ऑसिलेशन भी पढ़ते हैं, MJO भी पढ़ते हैं, और भी अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है तो वो भी पढ़ते हैं। तो उसमें हमें मतलब जनरली ईयर हम याद नहीं करते। अब जैसे मैंने पढ़ा था तो मैंने पता नहीं ईयर क्यों लिख दिए थे, तो ईयर लिख दिए थे इनके, तो 1686 में हेली ने दिया था तो मुझे याद रह गया था। पर ये हर किसी को याद नहीं रह गया, हेली ने एक तो लिख दिया, अब हेली याद भी रह गया तो 1686 में दिया या 1689 में दिया, ये याद रख पाना काफ़ी मुश्किल था। बाकी किसी ने हेली और हेडली में भी कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसे मतलब पेपर को थोड़ा सा मतलब उसमें डेप्थ से बनाया गया है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, और लड़कों ने गलत किए तो कुछ गलत हुए हैं, तो कोई इसमें वो वाली चिंता वाली बात नहीं है। गलत बहुत सारे लोगों के हुए। अब मैंने कोई मतलब पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ने के बाद में भी उस गर्मी में अगर पेपर दे रहे हैं, तो उस इतनी गर्मी में गलत करना काफ़ी लाजमी है। तो कुछ कम आ रहे हैं तो कोई चिंता, और किसी को सवाल कि भाई कितने कट ऑफ रहेगी, ये सब ना पूछें। जितनी रहेगी रहेगी। और ज़्यादातर लोग हवा में बातें करते हैं कि भाई इतने आ रहे उतने आ रहे। जब जैसे मैं करवा रहा हूँ तो ये ऑथेंटिक एक सॉल्यूशन करवा रहा हूँ विद प्रूफ भी। अगर कोई कहेगा तो भाई इसके ये कौन सी बुक से लिया गया है तो मैं बता सकता हूँ, और इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ ने तो अब जैसे बाहर आके पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और 20-20 सवाल गलत बता रहे हैं। अब ये एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो 20 सवाल अगर बाहर आके गलत कर रहे हैं तो सीधी बात तो 140 तो वहीं हो गए इसके। तो अंदर बैठा हुआ कोई उस समय सीमा में सॉल्व कर रहा है, एक दिन से ये करवा रहे हैं तो भी इन्हें नहीं मिल रहा है, बुक्स भी है इनके पास, तो अंदर जो बैठा है उसको नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत सारा फैक्टर लागू होते हैं। तो इसमें कोई वैसी चिंता वाली बात नहीं है। अगला सवाल है वो फिर ओशिनोग्राफी से, रेडियोलेरिन ओज यानी कि रेडियोलेरिन ऊज है वो क्या होते हैं। तो रेडियोलेरिन ऊज है वो पेलेजिक डिपॉजिट होते हैं। पेलेजिक यानी कि अगाध सागरीय निक्षेप होते हैं। ये काफ़ी सिंपल सवाल है, ओशिनोग्राफी के जो ओशिनिक डिपॉजिट्स है उससे पूछा गया है। अगला सवाल है रिसर्च मैथोलॉजी से पूछा गया है। ये भी CR कोठारी
से हुबहू लिया गया है। RL एकॉप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शोध समस्या का घटक नहीं है। तो रिसर्च प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर निकालेंगे तो उसमें RL एकॉप ने कुछ चीज़ें बताई है। तो एक अभी स्टेटमेंट आया था कि जो और कॉन्फिडेंस से बेटर क्या है, डाउट। उसी स्टेटमेंट को, अगर उसी कोटेशन को ध्यान में रखते तो ये वाला सॉल्व हो जाता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ये लगा पाना काफ़ी कठिन था, पर किसी ने लगा लिया तो सॉल्व कर दिया। तो इसमें क्या है, देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव। तो अल्टरनेटिव मीन्स होना चाहिए, वो ये कहते हैं। देयर मस्ट बी सम एनवायरनमेंट टू विच द डिफिकल्टी पर्टेंस। तो कुछ ऐसा वातावरण भी होना चाहिए जहाँ पे ये डिफ़िकल्टी आए। नहीं आ रहा है तो उस रिसर्च का मतलब ही क्या है। और कुछ उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, और बिना ऑब्जेक्टिव की रिसर्च भी कोई काम की नहीं है। तो देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट। अब डाउट तो ज़रूर होना चाहिए। अब डाउट ही नहीं है तो इसका मतलब तो आपको सब पहले से पता है, और सब पहले से पता है तो फिर रिसर्च कर ही क्यों रहे हो। तो डाउट शोधार्थी के मन में कुछ संदेह होना चाहिए, ये लिखा है एकॉप ने, और इन्होंने कहा बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया चौथा। ये भी CR कोठारी से आया है। तो जो ऑथेंटिक, जो अगर बात करें रिसर्च मैथोलॉजी की बुक, तो इंडिया में सबसे कोई बढ़िया बुक है वो है CR कोठारी। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप परचेज़ करना चाहे तो, जिसके पास नहीं है तो। वैसे ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। अब हिंदी में क्या है, थोड़ा सा दोयम दर्जे का अनुवाद किया है। पहले जितने भी अनुवादक थे वो काफ़ी मतलब अच्छे थे। जैसे माजिद हुसैन की जो भौगोलिक विचारधारा वाली पुस्तक है, उसका अनुवाद है वो MLSU के जो फॉर्मर प्रोफेसर थे उन्होंने किया था, वर्मा सर ने किया था। तो काफ़ी मतलब बढ़िया अनुवाद किया हुआ है। अब भी जो अनुवादक है हिंदी, मतलब जैसे मतलब हिंदी के जो अनुवादक है वो लुप्त होते जा रहे हैं, और काफ़ी बाकी वाले जो हाई चार्जिंग है, तो हाई चार्जिंग से कोई करवाता नहीं है, और उसी फील्ड से होना ज़रूरी है। जैसे कोई भूगोल की पुस्तक का भूगोल का प्रोफेसर ही अनुवाद करे तो बेटर होगा। अब दूसरे कोई फील्ड का अनुवाद करेगा तो वो जो टेक्निकल वर्ड है वो खा जाएगा, और टेक्निकल वर्ड के गलत अनुवाद हमेशा से ही मतलब तकलीफ दे होते हैं, और विशेष तौर से हिंदी वालों के लिए। तो थोड़ा सा भाषा की समस्याएं आती है। तो ये जो रिसर्च मैथोलॉजी वाली वो इंग्लिश वाली और हिंदी वाली दोनों खरीदें, और हिंदी में देखें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पैरेलल इंग्लिश में पढ़ें। बहुत सारे चैप्टर पढ़ने नहीं है, उसमें लिमिटेड पढ़ने, और लिमिटेड पढ़ के भी आप रिसर्च मैथोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक अवधारणा के अनुसार भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो सूर्य सिद्धांत में किया गया था। तो ये भी काफ़ी मतलब ऐसे फैक्ट्स है, ये जियोग्राफिकल थॉट है उसके, जो इंडियन जो जियोग्राफी है उसमें से लिया गया है, कि भारतीय जो विद्वान है उसमें से लिया गया है। तो सूर्य सिद्धांत है इसका राइट आंसर। पिछली बार जो ये सवाल आया था, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल पूछा था किसमें, ये जो मैपिंग वाली जो कार्टोग्राफी में जो मैपिंग के जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें सब स्टेट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास इंटरवल को स्टेट्स में कर सकते हैं। तो स्टेट्स वाली यूनिट में जो पिछली बार एक्सक्लूसिव पूछा था, इस बार इंक्लूसिव पूछ लिया। समावेशी वर्गांतर, तो समावेशी वर्गांतर है वो बात करें उसमें इंक्लूड करेंगे, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करेंगे, जबकि एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं करते हैं। तो ये केवल एक में है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, यानी कि 20 से अगला 20 नहीं शुरू हो रहा, उसमें अपर लिमिट यूज नहीं करते हैं एक्सक्लूसिव में। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो गया वो तीसरा हो गया। अगला सवाल है एक अच्छे शोध डिजाइन की, ये भी CR कोठारी से सवाल आया है। एक अच्छे शोध डिजाइन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वैसे अगर नहीं पढ़ा है तो भी मतलब ऐसा हो सकता है कि शोधार्थी के पास स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसकी स्किल का और लिमिटेशंस का उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरी स्किल क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और मेरी लिमिटेशंस क्या है। अब मैं कह दूँ कि मैं अंटार्कटिका पर रिसर्च करूँगा, भाई लिमिटेशंस है, मैं अंटार्कटिका नहीं जा सकता, मतलब अंटार्कटिका पर रिसर्च नहीं कर सकता। और अब स्किल, अब मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ तो सामाजिक रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उसके लिए। तो दूसरा भी मेरी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, मेरी स्किल्स भी मुझे पता होनी चाहिए। तीसरा है शोधार्थी की अध्ययन की जाने वाली समस्या की प्रकृति के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। अब जिस बारे में रिसर्च कर रहे हो तो उसका नेचर क्या है, उसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब उसके बारे में जानते ही नहीं हो और रिसर्च करने जा रहे हो, फिर पता चले आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ रही है, रिसर्च कर ही नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा मतलब उसके एरिया के बारे में आप जानो, तभी तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, वहाँ का 1 बार 2 बार 3 बार आप फील्ड विजिट करते हो, तभी आपको आइडिया लगता है। अदरवाइज़ आप कहीं की रिसर्च भाई उस एरिया की करते हो और वहाँ कभी गए हुए ही नहीं हो, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं रहेगा।
तो ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों चाहिए, तीनों सही है। अगला सवाल है, यह सवाल है क्लाइमेटोलॉजी से आया और ये एनसीईआरटी से ही सीधा कह सकते हो आप। आइसोथर्म के बारे में पूछा गया, यानी कि समताप रेखा, वो भी कौन सी, उत्तरी गोलार्ध की, जनवरी की माह की। तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी माह में जो समताप रेखाएं होती है वह समुद्र में क्या होती है, उत्तर की ओर खिसक जाती है, यानी कि डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर ओशियन। जबकि ऐसा स्थल पे नहीं होता, ये जल पे होता है। आप अटलांटिक महासागर के ऊपर की ओर देखोगे, मतलब ऊपर के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे, तो जो समताप रेखाएं हैं वो ऐसे ऊपर की ओर डेविएट हो रखी होगी। तो ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज की वजह से आप इसको नहीं कर पाए होंगे, बाकी मतलब इजी सवाल था। आप इसका मैप है वो समताप रेखाओं वाला जनवरी माह का, वो एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं और सविंदर सिंह से भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, मेडिटेरियन बायोम इज ए सेकेंड ऑर्डर बायोम। मेनली तो जो फर्स्ट ऑर्डर बायोम होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, कौन से, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, और ये जो दूसरे वाला टेम्परेट के अलावा जो पोलर, पता नहीं पोलर या टुंड्रा डायमेट हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया। तो इसमें से जो ट्रॉपिकल के तो जो बायोम होते हैं वो उनके भी वापस सेकंड ऑर्डर में होते हैं। इसी प्रकार टेम्परेट के भी होते हैं। तो टेम्परेट का ही एक प्रकार है वो मेडिटेरियन बायोम है। ये पर्यावरण भूगोल से सवाल आया था, इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते थे। जैसे टुंड्रा बायोम है, तो टुंड्रा शायद फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं, पर टेम्परेट और ट्रॉपिकल है वो फर्स्ट ऑर्डर बायोम है, और उसी का ही एक विशेष, उसी का ही एक प्रकार हो गया मेडिटेरियन बायोम। ये सेकंड ऑर्डर हो गया, वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगला सवाल था, यानी बायोम से बहुत सारे सवाल किए गए हैं पर्यावरण भूगोल में। बायोम से पूछे गए हैं और ग्रासलैंड से पूछे गए हैं, श्रब से पूछे गए हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल बायोम। अब ये ट्रॉपिकल बायोम है, तो ट्रॉपिकल बायोम का एग्जाम्पल ये आ गया सवाना, और सवाना के फिर 4 सवाल कर लिए थे पिछली बार, जो पिछले वाले क्वेश्चंस में 4 इसकी जो प्रकार है वो कर लिए थे, वुडलैंड, सवाना वाला। तो ये उष्णकटिबंधीय बायोम कौन सा हो गया, वो हो गया सवाना। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टाइम जियोग्राफी। ये जियोग्राफिकल थॉट से पूछा गया, समय भूगोल किससे संबंधित है, तो टी हैगरस्टैंड ने टाइम जियोग्राफी दिया है। और डेविड हार्वे है, उन्होंने टाइम स्पेस जो टाइम कंप्रेशन वाला जो दिया है, टाइम स्पेस कंप्रेशन वाला जो सिद्धांत है वो डेविड हार्वे ने दिया है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना था। अगला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें से द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से हैं, गैजेटियर है, जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर वगैरह होते हैं, मानचित्रावली होती है, जनगणना पुस्तकें होती है, ये सारे द्वितीयक है। सेमिनार में आप जाते हो तो ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर हो गया सेमिनार। अगला सवाल है, ये जो डेटा कलेक्शन वाला है, तो डेटा कलेक्शन दोनों में था, एक तो स्टेट्स में भी है और एक रिसर्च मैथोलॉजी में भी था। तो इसमें 65वां तो वैसे ही हो गया। 66वां है, यह कार्टोग्राफी यूनिट से, और कार्टोग्राफी यूनिट में कोरोक्रोमेटिक मैप के बारे में पूछा गया। अब कोरोक्रोमेटिक मैप में बात की जाए तो लेयर टिंट मैप इज ए टाइप ऑफ कोरोक्रोमेटिक मैप। तो लेयर टिंट मैप यानी सामान्य छाया मानचित्र, बिल्कुल सामान्य छाया मानचित्र से हम मानचित्र, ये कोरोक्रोमेटिक मैप का प्रकार है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें उन्होंने बड़ी गड़बड़ी कर दी है। ट्रांसलेशन की जो दिक्कत तो है, अब जैसे लिखा तो जाता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन माना जाएगा ऐसा होने पे, पर ये सरासर बिल्कुल अपोजिट वर्ड लिख दिया है, तो इससे पूरा भावना ही बदल जाती है। किसी ने अगर इंग्लिश नहीं देखी है तो वो तो गलत ही कर देगा। तो इस तरीके से ये सवाल लगभग 100% ये डिलीट होगा, क्योंकि एक तरफ क्वांटिटेटिव लिख दिया और एक तरफ क्वालिटेटिव यानी कि गुण प्रधान लिख दिया है, तो ये डिलीट होगा। तो इसमें ए तो सही है, बी अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो बी गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ओनली वन कलर कैन आल्सो बी यूज। एक कलर का अलग अलग शेड, जैसे ग्रे स्केल यूज कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के आपको ज़िले दर्शाने, तो ज़िले दर्शाने के लिए आप एक ही कलर के, जैसे ग्रे स्केल में कोई हल्का ग्रे दिखा दिया, फिर उससे ज़्यादा वाला ग्रे 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 और ब्लैक तक पहुंच सकते हो, वाइट से लेके ब्लैक तक यूज कर सकते हो एक ही कलर में, तो ऐसा कर सकते हो। और आप अगर रंगीन को भी, कभी रंगीन मानचित्र को भी अभी फोटो कॉपी करवाओगे ब्लैक एंड वाइट में, तो उसके भी आपको एक शेड नज़र आएंगे, वो एक ही कलर में आएंगे। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आप उसमें क्वांटिटेटिव डिटेल तो है ही नहीं, वो तो क्वालिटेटिव है, तो वो हुआ क्या, वो एक तरह से कोरोक्रोमेटिक मैप ही हुआ। तो ए और सी सही है, बी गलत है, पर ये डिलीट होगा। तो एक बार वो भले ही मान ले, पर जब इसका वो देख के आएगा तो हो सकता है पहले ही जो प्रिलिमिनरी आंसर किया है उसमें ही डिलीट आ जाए, और डिलीट नहीं आए तो हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे,
बिल्कुल गुण प्रदान, आप जरूरी थोड़ा ना है कि इंग्लिश ही पढ़ो। अगला सवाल था द ग्राफिकल मेथड टू लोकेट द मीडियन, माध्य का निर्धारण की रेखा चित्रीय विधि है। तो ये हमारे जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की PM शर्मा की पुस्तक है उसमें दिया हुआ है। तो इसमें ये तीनों मेथड है, गाल्टन का मेथड है उसमें सीधा निकाला जाता है, ग्राफ बना के उसमें 50th वैल्यू दिखा दी जाती है, और जो ऑगिव कर्व है उसमें भी दिखा जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको ऑगिव कर्व बोलते हैं वैसे ही। तो ये तीनों विधि से इसको दिखाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया A, B और C, ये भी स्टेट से सवाल पूछा गया। अगला सवाल है इरविन रेज के क्लाइमेटोग्राफ का। तो इरविन रेज का जो क्लाइमेटोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ हो गया, ये कार्टोग्राफी की यूनिट से हो गया, में गोलाकार रेखाओं का उपयोग दिखाने में किया जाता है। तो इरविन रेज का क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है, गोलाकार होता है। उस गोलाकार में हम थोड़ी सी गोलाकार रेखाएं ऐसे बनाते हैं और उसमें ड्रॉ क्या करते हैं, उसमें ड्रॉ करते हैं हम एक मतलब दो घेरे बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं औसत मासिक तापमान का और दूसरा घेरा बनाते हैं औसत मासिक वर्षा का। तो ये काफ़ी सिंपल था जिसने देखा था, और वैसे भी मतलब इनके जो बाकी वाले ऑप्शन थे वो काफ़ी मतलब ईजी दे दिए, तो इसलिए आसानी से ये एलिमिनेट कर सकते थे। अगला सवाल था मैन इज चेंजिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड एज ही गोज अलॉन्ग, मनुष्य चलते चलते स्वयं के साथ साथ दुनिया को भी बदल रहा है। तो ये इजाई बॉमेन ने कहा था। तो इसका ये भी काफ़ी मतलब पहले पूछा गया है कोई एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ये जियोग्राफिकल थॉट से पूछा गया, इजाई बॉमेन। अगला सवाल है एस्कर इज ए जियोग्राफिकल फीचर डेवलप्ड बाई। तो एस्कर जो डेवलप होता है वो होता है ग्लूसियो फ्लूवियल डिपॉजिट के कारण एस्कर की लंबी लंबी ऐसे जो रिजेज है वो डेवलप हो जाती है। डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो राइट आंसर हो गया तीसरा, हिमानी जलीय निक्षेपों से। अगला है पॉलीकॉनिक प्रक्षेप किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। ये लगभग एक्सपेक्टेड था सवाल, क्योंकि जितने भी कोई प्रोजेक्शन है कोई सा किसने दिया है, कोई सा किसने दिया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये JP शर्मा में नहीं दिया था। तो केवल एक बुक पे निर्भर नहीं रहना है, आपके पास कम से कम 4-5 किताबें, मतलब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो 3-4 किताब मतलब प्रैक्टिकल जियोग्राफी की तो ज़रूर रखें। जैसे अभी मिश्रा सर की आई है, हालांकि मैं इसकी मिश्रा सर वाली पूरी नहीं पढ़ पाया, पर कहीं न कहीं अब जैसे हमारे को तो टीचर्स ने पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था कि ये फर्डिनेंड हेस्लर ने दिया पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, तभी हमें बता दिया था, तो वो मुझे अभी भी याद है। तो ये फर्डिनेंड हेस्लर वाला, तो कौन कौन से प्रोजेक्शन किसने दिए हैं, ये अब फर्डिनेंड वर्ड है ना वो सब में लगा दिया है इसने, और बाकी वाले जो सर नेम चेंज किए हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई कुछ लोगों को, पर ईजी था ये सवाल। अगला सवाल था ये भी जैसे मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी तो हार्मोनेटिक मीन में मैंने पूछा था किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो विंड स्पीड में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ क्या अगर लिख रहा है एवरेज स्पीड पर आवर, वही विंड स्पीड वाला ही चीज़ है, वही पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो इसमें हार्मोनिक मीन है, हरात्मक माध्य यूज करते हैं। जनसंख्या वृद्धि में क्या करेंगे, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन करेंगे। नॉर्मल मीन कहाँ करेंगे, नॉर्मल मीन कोई नॉर्मल सी वैल्यू होती है उनको, मतलब ऐसे ही मतलब डिवाइड करते हैं भाई कितने इन लोगों की एवरेज एज क्या है, तो वो सीधा होता है, तो उसमें अर्थमेटिक मीन यूज़ कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया चौथा हार्मोनिक मीन। और ये वाला जो सवाल है ये भी स्टेट से था। अगला सवाल है ये कार्टोग्राफी से फिर से था। कार्टोग्राफी में ये जो टॉपोशीट से सवाल पूछा है 62J/NE में अक्षांशीय देशांतरी विस्तार होगा। तो इसमें 30 मिनट से लेके 30 मिनट तक का विस्तार होता है, वो 62J/NE में होता है। दिशा के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप आराम से कर सकते थे इनको, अगर तीनों सवालों को रखते तो भी कर सकते थे, क्योंकि टॉपोशीट वाले 3 सवाल ऐसे दिए थे। अगला सवाल था ओपन सीरीज मैप का। ओपन सीरीज मैप सीधा सीधा दिया हुआ था, किस में दिया हुआ था, कार्टोग्राफी वाली यूनिट में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ओपन सीरीज मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चयन करने। तो पहला तो है WGS 84 डेटम पे आधारित है, ये मैंने भी टेस्ट सीरीज में दिया था, WGS 84 पे आधारित है। और जो ये कौन से प्रोजेक्शन पे आधारित है, तो ये ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन पे आधारित है। तो ट्रांसवर्स मर्केटर पे आधारित है, ना कि इंटरनेशनल प्रोजेक्शन पे आधारित है। अगर भारत की जो ओल्ड सीरीज़ की बात करें तो ओल्ड सीरीज़ पॉलीकॉनिक पे थी, फिर इंटरनेशनल सीरीज़ आई, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्शन जो पैंक ने दी थी उस पे आधारित थी। और ये ओपन सीरीज़ वाली है, ये ट्रांसवर्स मर्केटर पे आधारित है, मॉडिफाइड जो ट्रांसवर्स मर्केटर है उस पर आधारित है। तो ये दूसरा गलत हो गया।
तीसरा है दीज आर अवेलेबल इन बोथ हार्ड कॉपी एंड डिजिटल कॉपी। तो मैंने जैसे इस पे लॉगिन किया था इनके सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से और मुझे कुछ चाहिए थी टॉपो शीट, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी। और आप इनसे हार्ड कॉपी में भी इनको मंगवा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या है, हार्ड कॉपी से हमें प्रैक्टिकल करवाने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल करवाते हैं तो हमें चाहिए होती है, तो हम इनकी जो पे करके फीस करके इनकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। तो तीसरा सही है, तो ए और सी सही है, बाकी बी गलत है। अगला सवाल था वेजिटेशन कम्युनिटी डेवलप्ड एट द एंड ऑफ वेजिटेशन सक्सेशन, यानी वनस्पति समुदाय का जो लास्ट में जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वैसे तो क्लाइमैक्स बोलते हैं। अब क्लाइमैक्स वेजिटेशन है, बी ये तो सही है। और तीसरा जो है क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स, ये मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी दी थी क्लीमेंट ने। क्लीमेंट ने कहा था मोनोक्लाइमैक्स होता है, और होता क्या है, केवल और केवल क्लाइमेट ही योगदान देता है इस चीज़ में, और क्लाइमेट ही देता है, उन्होंने बोला था क्लीमेंट ने। और जो इससे बनती है उस क्लाइमैक्स को बोला था क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स, क्यों? क्लाइमेट ही योगदान देता है एक ही। और इसी को टांसले ने क्या है, टांसले ने वापस इसको बोला कि भाई ये जो है वो गलत है, केवल क्लाइमेट नहीं देता है, और उन्होंने पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी दी थी, और उन्होंने शायद सब क्लाइमैक्स वर्ड यूज़ किया था। तो ये सविंदर सिंह में दिया हुआ है वैसे, और इतना अगर डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो आप सीधा करते क्लाइमैक्स वेजिटेशन और ओनली बी करते, जबकि इसका राइट आंसर हो गया बी और सी, ये सविंदर सिंह में दिया हुआ है। ये भी कहाँ से आया? पर्यावरण भूगोल से सवाल आया। अगला सवाल है, ये भी पर्यावरण भूगोल से सवाल है। पर्यावरण भूगोल से बहुत सारे सवाल आए हैं। पर्यावरण की इंपॉर्टेंस पिछली बार भी 20 सवाल पूछे गए थे, इस बार भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मैंने गिने तो नहीं है पर शायद 20 प्लस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पहली आर्कटिक बायोजियोग्राफिक रिल्म। अब पहली आर्कटिक की बात करें तो यूरेशिया, और नियो आर्कटिक की बात करें तो उत्तरी अमेरिका। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, यूरोप आया तो यह आ गया यूरेशिया। तो इसमें ये आसानी से जो बायोजियोग्राफिकल रिल्म है इसके बारे में पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल था डिटोर इंडेक्स रिलेटेड है। अब ये सवाल जैसे ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का है, और अब इसमें क्यों पूछा गया, तो डेटा एनालिसिस हमारे लिखा हुआ है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो डेटा एनालिसिस करोगे ट्रांसपोर्ट के, तो उसमें क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस करोगे। इसके अलावा आपके चैप्टर लिखा हुआ है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम एनालिसिस, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, किस में लिखे हुए हैं, जियोग्राफिकल थॉट में, तो उसमें भी ये आ जाता है। और रही बात क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की बात आई, तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में भी क्या हुआ, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में भी ये आ जाता है। तो ये कई जगह मतलब इसको ये टॉपिक आ सकता है, तो कोई ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये डेटोर इंडेक्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस में। इसमें हम करते क्या है कि फ्लाइंग डिस्टेंस से हमारा मोड कितना है। अब जैसे मेरे को यहाँ से, जैसे मैं अभी बैठा हूँ उदयपुर से दिल्ली जाना है, तो अब रोड है वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है, कोई सीधी थोड़ी ना जाती दिल्ली, तो कितना टेढ़ापन है। अगर मैं परफेक्टली जाऊँ तो वो होगा मेरा 100, और मैं घूमते घामते 125 में जाऊँ तो मेरी जो इंडेक्स आएगी वो मतलब 125/100 इस तरह से मतलब जो इंडेक्स आएगी। तो इस तरीके से ये डेटोर इंडेक्स निकाली जाती है, मतलब इंटू 100 करके निकाली जाती है। एक्चुअल डिस्टेंस बट्टे फ्लाइंग डिस्टेंस इंटू 100 करके डेटोर इंडेक्स निकाली जाती है। ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस में निकाली जाती है। अगला सवाल है, ये फिर पर्यावरण भूगोल से था। पर्यावरण भूगोल में पूछा गया एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कौन सी है। तो एक तो पर्यावरण सेंट्रिक अप्रोच होती है, पर्यावरण सेंट्रिक अप्रोच है वो डीप इकोलॉजी होती है, और एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच होती है वो होती है सैलो इकोलॉजी। तो ये सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी के सवाल कई बार पूछे गए, तो काफ़ी आसान सवाल था। ये सवाल हो गया पर्यावरण भूगोल का। अगला सवाल है वो क्लाइमेटोलॉजी का सवाल है कि 50% तक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितनी ऊंचाई तक रहता है। तो 5.5 किलोमीटर तक 50% जो वायुमंडलीय दाब है वो रहता है। ये काफ़ी इजी था। अगला सवाल फिर क्लाइमेटोलॉजी से, इसमें पूछा गया है समर सॉलिटिस यानी कि ग्रीष्म संक्रांति पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की औसत लंबाई क्या होगी। तो जैसे राजस्थान में भी 14 घंटे का दिन हो जाता है, तो वहाँ पे लगभग होता है 18 घंटे 27 मिनट का, क्योंकि हम लगभग ऐसे 25-27 डिग्री लैटीट्यूड पे बैठे हैं और 60 डिग्री तक जाएंगे तो 18 घंटे का तो हो ही जाएगा। आगे ऊपर और ऊपर जाएंगे तो वैसे 24 घंटे का ही दिन हो जाता है। 24 घंटे का दिन 24 मतलब मैक्सिमम हो सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रकार के मानचित्रों पर विचार कीजिए। तो ये कार्टोग्राफी से फिर से आया, स्केल वाला सवाल है। नीचे दिए गए कूट में उनके मापनी के अनुसार जमाना है। तो बृहत मापनी होती है वो होती है कोई छोटे एरिया का मैप है तो स्केल होगी लार्ज। तो सबसे जो कैडेस्ट्रल मैप है वो टैक्स वगैरह के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, भूकर मानचित्र। तो इनको ये इनकी सबसे बड़ी मापनी। फिर आ गया हमारा टोपोशीट आ गई, फिर
आ गया वॉल मैप और फिर आ गया एटलस वाले मैप। इस तरीके से इनको जमाना था वृत्त मापनी से लघु मापनी की ओर, तो ये आसानी से जमा सकते थे। अगला सवाल है वो जियोग्राफिकल थॉट्स है। हु गेट्स वाट वेयर एंड हाउ, तो किसे क्या कहाँ और कैसे मिलता है। तो हु गेट्स वाट वाला ये स्टेटमेंट है, ये वेलफेयर जियोग्राफी का स्टेटमेंट है, ये जियोग्राफिकल थॉट से आ गया। अगला सवाल था द नॉमिनल वेरिएबल मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप आर, ये काफ़ी डेटा एनालिसिस से सवाल है, रिसर्च मैथोलॉजी का। ये काफ़ी टफ सवाल था। जनरली तो नॉमिनल वाले में हम काई स्क्वायर का नाम सुनते हैं, अब ये काई स्क्वायर तो इन्होंने दिया ही नहीं, तो इसे मतलब काफ़ी डेप्थ में था, तो इस सवाल को नहीं करना ही उचित था। इसमें लैम्डा और गुडमैन और कुर्साल का जो टाउ है वो तो यूज करते हैं, गामा यूज नहीं करते। लैम्डा और गुडमैन कुर्साल टाउ ये नॉमिनल देखता है, गामा है वो ऑर्डिनल मेजर है रिलेशनशिप का। हाँ, हालांकि गामा में अगर बहुत डेप्थ में जाते हैं तो जो डायक्टोमी से सवाल होते हैं, जैसे कि हाँ या ना वाले, दो वाले, केवल दो वाले, तो केवल दो वाले हो ना, वहाँ ये गामा नॉमिनल में लग सकता है, पर सामान्यतः तो नहीं लग सकता, और सवाल होते हैं वो सामान्यतः ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर वो माना जाएगा वो ए और बी माना जाएगा। अगला सवाल है यह पूछा गया है क्लाइमेटोलॉजी में, और इसमें जो हेट्रोस्फीयर में जो लेयर्स होती है, हेट्रोस्फीयर में जो लेयर्स होती है बढ़ते या चढ़ते क्रम में, तो बढ़ते चढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगी, नाइट्रोजन आएगी, नाइट्रोजन के बाद में क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन के बाद हीलियम आएगी, हीलियम के बाद में आएगी हाइड्रोजन। तो इनकी सीक्वेंस के हिसाब से जमा सकते थे आसानी से BDCA। अगला सवाल है नजका प्लेट का, यानी प्लेट टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी से सवाल आया था। ये भी आपको सविंदर सिंह वगैरह मतलब कहीं पे भी आपको आसानी से मिल सकता है, NCERT में मिल जाएगा। तो इसमें जो नजका प्लेट है कहाँ, तो नजका प्लेट है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। ये ओशिनोग्राफी का सवाल हो गया, ओशिनोग्राफी का भी कह सकते हो और प्लेट टेक्टोनिक का भी कह सकते हो। अगला सवाल है मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये पर्यावरण भूगोल से फिर सवाल आया। तो जो मिनामाटा डिजीज है वो किससे होता है, तो मिनामाटा डिजीज है वो होती है मरकरी के कारण। मरकरी जैसे मछलियाँ खा लेती है और मछलियों को मनुष्य खा जाता है, तो मिनामाटा डिजीज़ हो गई थी, ये जापान में हुई थी। तो मिनामाटा डिजीज़ का नाम है, और मरकरी जो मेटल है उसके खाने से हुई थी। तो ये राइट आंसर हो गया पारा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेल्जिक इनऑर्गेनिक डिपोजिट लार्जली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना, इनमें से अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक वर्ड ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। तो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक है, तो अकार्बनिक हो गया रेड क्ले, इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं है, बाकी वाले डाइटम, ग्लोब्रिजिना, टेरोपॉड ये सारे जीव जंतु वाले। तो राइट आंसर हो गया रेड क्ले, पेल्जिक इनऑर्गेनिक डिपोजिट रेड क्ले, राइट आंसर हो गया, ये हो गया ओशिनोग्राफी से। अगला सवाल है जियोमॉर्फोलॉजी के लैंडफॉर्म से आया, गुफाओं और विलय छिद्रों को जोड़ने वाला ऊर्ध्वाधर पाइप है वो होता है पोनोर। अब कोई भी केव वगैरह बनी हुई, जैसे अमरनाथ की केव है, तो उसमें कोई जो जाने का मार्ग होगा वो एक तरह से क्या हो गया, वो हो गया पोनोर। ऐसे जो कास्ट टोपोग्राफी में जो गुफाओं में जाने के जो मार्ग होते हैं वो कहलाते हैं पोनोर, तो राइट आंसर हो गया पोनोर। अगला सवाल है ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है डेविड स्मिथ ने। ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है, ये हमारे जियोग्राफिकल थॉट से आ गया। अगला सवाल है फिर जियोग्राफिकल थॉट से आया, किसने पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की, तो एरेटोस्थनीज ने इसकी सटीक गणना की थी। ये कहाँ के जो अलेक्जेंड्रिया थे वहाँ के लाइब्रेरियन थे, चीफ लाइब्रेरियन थे, और इन्होंने मतलब थेल्स की जो विधि का उपयोग करते हुए इन्होंने मतलब पृथ्वी की जो परिधि की सटीक गणना कर ली थी। अगला सवाल है रिसर्च मैथोलॉजी से आया, तो रिसर्च मैथोलॉजी में हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस को जैसे दो तरह की हाइपोथेसिस मतलब जैसे जो हम रिसर्च में लेते हैं वो होती है हमारी अल्टरनेट, और उसकी जो अपोजिट कर देते हैं उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसको H0 से डिनोट करते हैं। तो H1 है μ1 बड़ा है किससे, μt से। तो मैं क्या कहूँगा, इसका नेगेशन करूँगा, तो क्या भाई बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है मतलब बराबर है, बराबर है मतलब H0 μ1 बराबर μ2, ऐसे इसको एक फॉर्म में लिखा जाते हैं। अब आप कहोगे कि तीसरा ऑप्शन है इसमें μ2 बराबर μ1, ऐसे नहीं लिखा जाता, एक सिस्टम होता है लिखने का, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, मतलब जैसा जो बोल रहे हैं उसका एग्जैक्टली ऐसे नेगेशन करते हैं। तो ये राइट आंसर हो गया हमारा पहला। अगला सवाल है 92 में ये सवाल है ओशिनोग्राफी में, ओशिनोग्राफी से आया। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि पानी के घनत्व और तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न घनत्व धाराओं के कारण अंतः समुद्रीय कैनियन का नाम निर्माण हुआ है। तो ये जो सवाल है वो
अंतर समुद्री कैनियन के निर्माण की जो थ्योरियाँ उसमें से आया है। और उसमें जो सेलिस और हॉलीमैन की जो थ्योरी है, कौन सी, डेंसिटी करंट थ्योरी। अब जो टर्बिडिटी करंट थ्योरी है वो तो दिल्ली की है, पर ये डेंसिटी करंट पूछ रहा है, ये है सेलिस एंड हॉलीमैन की। काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल था, मतलब ऐसे पढ़ा होगा पर ऐसे याद कर पाना, काफ़ी रिकॉल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगला सवाल है, ये मतलब सविंदर सिंह में आपको मिल जाता पिछले वाला सवाल। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ये वाला जियोग्राफिकल थॉट्स है, R.E. डिकिंसन ने ये पुस्तक लिखी है, द मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। अगला सवाल है, समांतर माध्य की गणना में चार्लियर की शुद्धता की जांच का प्रयोग किया जाता है। तो चार्लियर की शुद्धता है वो केवल की जाती है शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में। डायरेक्ट में सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी समांतर माध्य की गणना है वो हम कर सकें, क्योंकि मतलब उसमें तो हम सीधा वो करते हैं, उसमें डेविएशन वगैरह कोई ऐसा है नहीं ना, इसलिए मतलब हम चेक नहीं कर पाएंगे, वापस क्रॉस करने का कोई मेथड बचेगा नहीं हमारे पास अगर आपने किया है तो। और अगर इसमें और फर्दर डाउट हुआ तो मैं आपको आगे और वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब पिछला सवाल था ये वाला समांतर माध्य वाला, ये स्टेट्स का सवाल था, और ये वाला जो सवाल है ये ओशिनोग्राफी का है। तो ओशिनोग्राफी में जो हम्बोल्ट की धारा है, जिसको पेरू की धारा भी बोलते हैं, ये ठंडी है और इन्होंने लिख दिया गर्म, तो ये पहला ही सुमेलित नहीं है। तो आसानी से बाकी वाले हमारे ऑप्शन भले ही देख लो पर वो कोई मतलब नहीं है, सीधा सॉल्व हो रहा था। अगला सवाल फिर ओशिनोग्राफी से, तो ओशिनोग्राफी में माइनर रिलीफ कौन सा नहीं है। तो माइनर रिलीफ नहीं है मतलब मेजर है, तो मेजर कौन सा, ओशियनिक डीप होता है। भले ही ओशियनिक जो सेल्फ हो गया और ये जो एबिसल प्लेन हो गया और इस तरीके से जो मेजर है, और ये डीप हो गया, इनके परसेंटेज भी लिखे हुए, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। इसके अलावा क्या आता है, स्लोप आता है शायद, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबिसल प्लेन और डीप, ये जो मेजर जो रिलीफ फीचर हो, बाकी सारे माइनर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ओशियनिक डीप। तो ये भी एनसीईआरटी में भी देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और सविंदर सिंह में भी देखोगे तो ये ओशिनोग्राफी का हो गया। अगला सवाल फिर पर्यावरण भूगोल का है, ये आया इकोलॉजिकल, नीचे किसने दिया है। तो अभी जो राजस्थान का सेट हुआ था उसमें ये सवाल डिलीट किया था, क्योंकि उसमें उन्होंने 1917 की जगह 1971 लिख दिया था। इकोलॉजिकल जो नीचे वर्ड है वो दिया था जे गिरनेल ने दिया था, इसका राइट आंसर है, पर्यावरण भूगोल से सवाल था। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन करें तो इसमें 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रबल होती है, ये सही है, क्योंकि जो ये वाला जो इक्वेटोरियल बेल्ट है इसमें क्या है, वर्टिकल एयर करंट्स है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। बाकी वाले सारे गलत है, जैसे द सब पोलर एरिया इज जोन ऑफ हाई प्रेशर, नहीं, सब पोलर एरिया होता है वो लो प्रेशर होता है। तीसरा करें, द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज कॉज्ड बाय नियरली ट्रेड विंड डेजर्ट्स। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में वो ट्रेड विंड की वजह से नहीं होता है, वो ऊपर के से दबाव की वजह से होता है। और द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इज क्रिएटेड बाय अर्थ एलिप्टिकल कोर्स, और पोलर हाई प्रेशर है वो थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से होता है, कि अर्थ की एलिप्टिकल कोर्स की वजह से नहीं होता है। तो मतलब वैसे तो एक ही देख के आप कर सकते थे। और तो ये वाला जो सवाल है वो आया है आपके क्लाइमेटोलॉजी से। अगला फिर रिसर्च मैथोलॉजी की डिज़ाइन से आया है, रिसर्च डिज़ाइन से। द वन शॉट केस स्टडी किस में किया जाता है, रिसर्च डिज़ाइन का नाम ही एक में ही लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, बाकी तो अप्रोच, प्रेडिक्शन, वेरिएबल। तो ये जो रिसर्च डिज़ाइन वाला सवाल मतलब एक में ही देख के आप कर सकते थे। किसी ने मतलब हल्का सा CR कोठारी को खंगाला है तो उसमें ये सारी दी हुई वन शॉट केस स्टडी वगैरह। अगला सवाल है, ये आया है स्टेट से आया है, डिस्पर्जन के माप है उनको, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टे जो x बार यानी कि जो औसत होता है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड जो डेविएशन की जगह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें तो वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बटे x इंटू 100। तो लोग इसमें कन्फ्यूज हुए थे और गलत भी किया था, तो राइट आंसर हो गया इसका पहला। अगला सवाल है वो है रिमोट सेंसिंग वाली यूनिट से यानी जियो स्पेशियल टेक्निक से। तो इसमें पूछा गया एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म इसमें से कौन सा है। तो 3 तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड। ग्राउंड बेस्ड की बात करें, टावर क्या हो गया, ग्राउंड बेस्ड। ऊपर जाएँ तो स्पेस में क्या हो गया, स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट हो गए। और बीच में एयर में क्या हो गया, एयर में गुब्बारों से या आप कोई पतंगों से फोटोग्राफी करते हो तो वो हो गया आपका बैलून वाला, ये हो गया एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है
वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। अब तीन सिद्धांत जो तीन स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल इसके इन्होंने मतलब दिए थे कि अटलांटिक के दोनों तट है वो जियोलॉजिकली सिमिलर है। इधर ब्राज़ील के पठार की बात करें और इधर सोने की जो खदानों की बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो वहाँ पे उनकी जो जड़ें वहाँ मिल रही है और सोना यहाँ मिल रहा है, तो ये काफ़ी सिमिलर है। दूसरा है जिग्सा फिट, दोनों फिट भी हो रहे हैं। इधर वाले दक्षिण अमेरिका किस में फिट हो रहा है, अफ्रीका के अंदर फिट हो रहा है, तो ये वाला भी मामला सही है। तीसरा ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है वो कहाँ मिलती है, ये जो नीचे वाला जो गोंडवाना क्षेत्र है इंडिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला, इसमें मिलती है, तो ये भी सही है। चौथे वाले में जो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण है ये लिख दिया उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, तो वहाँ कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और ये गलत था। बाकी तीनों मतलब सही है। अगला सवाल था लैंडफॉर्म से आया है, जो पिछले वाला सवाल था ये जियोमॉर्फोलॉजी से था और ये भी जियोमॉर्फोलॉजी से। इसमें क्या पूछा है, हुक पूछा है, तो हुक कहाँ बनता है, हुक बनता है कोस्टल इलाके में, वो भी डिपोजिशनल हो गया। और क्लिप कहाँ बनता है, क्लिप बनता है कोस्टल इलाके में पर वो बनता है इरोजन से, हुक बनता है डिपोजिशन से। तीसरा है प्लकिंग, प्लकिंग कौन करती है, प्लकिंग करती है बर्फ़ करती है, उसको पकड़ के ले जाती है, तो सी का चौथा है हाइड्रोलिक एक्शन, पानी ले जा रहा है यानी कि बर्फ़ ले जा रही है। और डी बॉल्सन बेसिन हमारे जैसे सांबर झील है, चारों तरफ से क्या है पर्वतों से घिरी हुई है, पर्वतों से घिरा हुआ बेसिन क्या कहलाता है, बॉल्सन बेसिन कहलाता है। तो बॉल्सन बेसिन, इंटरमोंटाने बेसिन, अंतः पर्वतीय बेसिन, ये हमारे राइट हो गया तीसरा इसका। अगला सवाल था राष्ट्र प्रणाली की क्या क्या कैपेबिलिटी है, मुख्य क्षमताएं, तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को, बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्र को हम वेक्टर में कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, दो जो राष्ट्र मॉडल है उनको ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सीट है उनको एक दूसरे पे ओवरलैप करके भी हम देख सकते हैं, मतलब जो राष्ट्र फॉर्मेट की अलग अलग सीटें होती है उनको ओवरलैपिंग करके भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। और लेयर ऑपरेशन भी करते हैं, और जो अलग अलग लेयर्स होती है जो डिफरेंट हमारे पास जो होती है, भले ही रेड की हो, ब्लू की हो, ग्रीन बैंड की हो, इनको हम मिला के लेयर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। और चौथा है जनरेशन ऑफ न्यू लेयर, न्यू लेयर भी हम जो फॉल्स कलर कंपोजिट वगैरह है उसमें हम न्यू लेयर भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये चारों हम ऑपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी ईजी था, मतलब अगर जिन्होंने GIS वगैरह को काम में लिया है तो जियो स्पेशल टेक्निक से ये सवाल आया था, तो राइट आंसर हो गया चौथा ABCD। और फिर है ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा से संबंधित नहीं है, ये जियोग्राफिकल थॉट से था। इसी सैम्पल थी वो अमेरिकन स्कूल से थी। और बाकी जो है मैकिंडर है, मैकिंडर तो फाउंडिंग फादर भी बोलते हैं ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा के, और गेडीज और ओगली भी है, ये तीनों ब्रिटिश स्कूल से, सैम्पल है वो अमेरिकन है, तो राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल था निम्न में से किसका मत था भूगोल, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच एक सेतु है। तो बात करें कि जो भूगोल है, भूगोल में जो ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, इसमें जो ड्यूलिज्म की नींव है वो गर्लैंड ने रख दी थी और फिर पेस्टजेल ने उसको और हवा दे दी थी। तो गर्लैंड और पेस्टजेल ने इसको डिवाइड करने का काम किया, फिर बाद में रिस्टोफैन ने इसको वापस भरने का काम किया, रेडजेल ने भी भरने का काम किया और एटनर ने भी भरने का काम किया। तो इन तीनों ने वापस इसको संयुक्त करने का काम किया। और फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें तो वो कौन है, रेडजेल है। तो रेडजेल प्राकृतिक विज्ञानों में तो बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आप इसका अगर पैरा देखेंगे रेडजेल का, भले ही R.D. दीक्षित का देख लें और माजिद हुसैन दोनों बुक का देखेंगे, तो जो R.D. दीक्षित है उसमें तो वैसे ही मैन और जो एनवायरनमेंट है उसके जो बीच में जो अंतर संबंध स्थापित करने की बात है वो जो हेडिंग दे रखी है, तो इस हिसाब से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच का सेतु कौन है, वो है F. रेडजेल। और उन्होंने दिया क्या है, सोशल डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट है। सोशल डार्विनिज्म क्या है, सोशल डार्विनिज्म देखो वो एक तरह से नेचुरल साइंसों को सोशल साइंस में लागू कर रहे हैं। डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट है साइंस का और सोशल डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा F. रेडजेल। कुछ लोग जैसे हटिंगटन बता रहे हैं, हटिंगटन ने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म वगैरह दिया है, तो वो कोई इसके सेतु के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई जो क्लाइमेट है वो लोगों को ऐसे प्रभावित करता है, कोई इनकी सेतु की बारे में नहीं कहता है। मैंने हटिंगटन का भी इसमें देखा है, तो इसका जो पेपर सेटर का बनाने का था वो नज़रिया इस हिसाब से रेडजेल का ही था। फिर भी अगर कोई कुछ होता है, अगर आपके पास कोई
ऑथेंटिक प्रूफ हो तो कमेंट कर सकते हो, पर जहाँ तक मैंने डिस्कस किया है एक दो लोगों के साथ, तो उन्होंने बताया कि हाँ रेड जेल होगा। अगला सवाल है क्लाइमोग्राफ का आया है। तो क्लाइमोग्राफ में जो कीन होता है, तो ऊपर जो 4 वर्ड होते हैं स्कॉर्चिंग, कीन, मगी और रॉ, तो इनको अगर आप सीरीज से याद करते, मैंने इसको किया है स म क र, जिस तरीके से मैंने इसको याद किया समकर जलवायु एक तरह से, तो स म और क आ गया नीचे बॉटम कॉर्नर में आ गया, कौन से, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी कम है और ह्यूमिडिटी भी कम है। टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड, ह्यूमिडिटी कम मतलब ड्राई, तो ये सीधा हमारा जो राइट हो गया कोल्ड एंड ड्राई। अगला सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेड्यूल, यानी अनुसूची के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो पिछले वाला जो था वो कार्टोग्राफी का ही है, और ये वाला जो सवाल है वो आया रिसर्च मैथोडोलॉजी से। तो अनुसूची के उद्देश्यों में जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कलेक्ट करना कोई शेड्यूल का उद्देश्य नहीं होता। इससे तो हम कोई मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है भाई आप क्या करते हैं, आपका नज़रिया क्या है, इस तरीके से जो उसके एटीट्यूड और उससे संबंधित सब्जेक्टिव नॉलेज है वो हम लेते हैं, ना कि कोई बिल्कुल ऐसा संख्यात्मक आंकड़ा कि भी जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। अगर इन चारों को देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट ये है। अगर बाकी वालों को देखें तो स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च ऑब्जर्वेशन, अब कोई भी रिसर्च ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट है वो हम शेड्यूल के बारे में जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रमाणिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ये ऑब्जेक्टिव है, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है, हमारा जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम शेड्यूल निर्माणित करते हैं। फिर है सही एवं उपयुक्त सूचनाओं का संकलन, वो भी करते हैं, पर ये जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यूजफुल इन द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगला सवाल है इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी है और वो भी बहुत अलग तरीके से दी है। ये पर्यावरण भूगोल की जो सविंदर सिंह की किताब है वहाँ से है, कॉमन जो भौतिक भूगोल वाली सविंदर सिंह की किताब है उसमें से नहीं दिया गया है, पर्यावरण भूगोल वाली किताब है उसमें दिया गया है। तो इसमें जो शायद पर्यावरण भूगोल की किताब है, हाँ पर्यावरण भूगोल की किताब में से ही दिया गया है। तो इसमें जो डेफिनेशन दी है, ए फंक्शनिंग इंटरएक्टिंग सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्टिव एनवायरनमेंट, बहुत फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो जनरली ज़्यादातर लोगों ने ओडम किया था और ट्रांसलेन इकोसिस्टम वर्ड दिया था, डेफिनेशन भी दी थी, ओडम की भी है, सबकी है, उसमें से फॉसबर्ग की इन्होंने पूछी है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल था, नहीं किया है तो फ़ायदे में रहे और किया है तो 0.17 का नुकसान ले लिया है। अगला सवाल है इसमें नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का है। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का मैंने वीडियो बनाया था, तो काफ़ी वैसे इन्होंने तो ईजी सवाल पूछ लिया कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, 0 से लेकर 2.15 या 2.149 तक वैल्यू होती है, तो बाकी वाले सब सही है। -1.0 ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। ये वाला जो सवाल है ये भी स्टेट्स में नियरेस्ट नेबर एनालिसिस दिया हुआ है उसमें से आया है। अगला सवाल बिहेवियरल जियोग्राफी का है और बिहेवियरल जियोग्राफिकल थॉट से सवाल आया है। इसमें पूछा गया है मनुष्य पर्यावरण को आकार देता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। मनुष्य और पर्यावरण गतिशील रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मनुष्य पर्यावरण को आकार भी देता है और उससे प्रभावित होता है, दोनों बिहेवियरल जियोग्राफी में बात करते हैं। व्यवहार परक भूगोल की प्रकृति बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि हर तरीके हर एंगल देखती है इसमें, ये इकोनॉमिक भी देखती है, बिहेवियर भी देखती है, सारी चीज़ें सारे एंगल देखती है। तीसरा है जेके राइट और जीएफ वाइट ने व्यवहार परक दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया। तो वाइट और राइट दोनों ने इस पर काम किया है। राइट जो जियोसॉफी विचारधारा वाले हैं और वाइट वगैरह ने शायद फ्लड पे शायद काम किया था, शायद बिहेवियरल जियोग्राफी, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये बिहेवियरल जियोग्राफी के। तो ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। ये थॉट से सवाल है, ये भी आपको मिल जाएगा आर डी दीक्षित या माजिद हुसैन बुक में। अगला टेबुलेशन वाला सवाल है। टेबुलेशन शायद रिसर्च मैथोलॉजी या फिर डेटा कलेक्शन वाली जो यूनिट है स्टेट्स वाली उसमें दिया गया है। तो टेबुलेशन ऑफ डेटा सिंपली मीन्स आंकड़ों का सारणीन क्या है, आंकड़ों का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बहुत ही सिंपल पूछा गया, टेबुलेशन के दोनों सवाल सिंपल पूछे गए हैं। जनरली टेबुलेशन लोग सोचते हैं क्या सवाल बनेंगे, इससे इन्होंने 2 सवाल बना दिए। अगला सवाल फिर रिमोट सेंसिंग का है। जब दृश्य के भीतर कई यादृच्छिक खराब पिक्सल पाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो सीन के अंदर कोई बहुत तरह के रैंडम बैड पिक्सल आते हैं तो उसको शॉर्ट नॉइज़ कहते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल था, मतलब जीओईस जो रिमोट सेंसिंग की कोई बुक है तो उसमें आपको मिल जाता, पर ऐसे सवाल अगर नहीं किए मतलब पढ़े हैं तो नहीं करने थे, इनको छोड़ना ही था।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो अगर 4 ऑप्शन देखें तो स्लिप ऑफ स्लोप है वो है डिपोजिशनल फीचर से, जबकि कट ऑफ स्लोप होता है वो होता है इरोजनल फीचर होता है। तो कट ऑफ से कटिंग होती है और स्लिप ऑफ पे क्या है, डिपॉजिट हो जाता है, एक तरह का पॉइंट बार या फिर माउंट बन जाता है सैंड का, जो मियंडर होता है, मियंडर में जो आकृति होती है वहाँ बन जाता है। तो ये वैसे एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो इन्होंने वहीं से कि भाई ये गलत दिया है तो लोग गलती करेंगे उस हिसाब से दे दिया है। बाकी अगर ऑप्शन देखें अलुवियल कॉर्न इज, अलुवियल कॉर्न क्या है, ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन से तो होता है पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पर होता है डिपोजिशन से। और क्लिप स्लोप है वो ग्लेशियल इरोजनल फीचर नहीं है, ये क्लिप वाला तो वैसे ही कोस्टल है, वो अभी पिछले वाले सवाल में ही देखा था। और पेनी प्लान क्या है, पेनी प्लान है वो डिपोजिशन से नहीं बनता है, इरोजन से बनता है, तो ये भी गलत है, तो चौथा सही है। अगला सवाल है कास्ट अपर्दन चक्र की वर्धावस्था से, ये भी सविंदर सिंह की जो मतलब जियोमॉर्फोलॉजी की बुक में देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको कि जो कास्ट अपर्दन चक्र की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है तो उसमें जो छोटे छोटे जो बचते हैं उनको बोलते हैं हम्स। ये जो लैंड फॉर्म्स है इनके छोटे छोटे अंदर से निकाल के पूछते हैं, पर पूछते सारे सविंदर सिंह से, तो सविंदर सिंह को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और अगला सवाल है वो पूछा गया है वर्ष्टी छाया प्रभाव, ये क्लाइमेटोलॉजी से सवाल है। तो ये कौन सी प्रेसिपिटेशन, कौन से वर्षण के रूप से संबंधित है, तो वर्ष्टी छाया प्रदेश या फिर वर्ष्टी छाया प्रभाव है, ये पर्वतीय वर्षा से रिलेटेड है। जैसे कि वेस्टर्न घाट पे बारिश होती है तो वेस्टर्न घाट के जो पीछे वाला इलाका तमिलनाडु का वो क्या है, रेन शैडो इफेक्ट। राजस्थान की बात करें तो अरावली से पश्चिम की ओर रेन शैडो इफेक्ट की वजह से मरुस्थल में बारिश नहीं होती, तो राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है लोगों और स्थान के बीच विकसित होने वाले प्रभावी बंधन को वर्णित करने वाला टोपोइला शब्द किसने दिया था, टोपोइला शब्द दिया था तुआन ने। जैसे अब हम राजस्थानी हैं, राजस्थान को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी राजस्थान से इतना प्रेम है, तो ये क्या है, टोपोइला है। और कुछ लोग हैं उनका लगाव कम है, जैसे पंजाबी लोग हैं, फटाक से कनाडा का वीज़ा बना कनाडा चले जाते हैं, तो उनका लगाव है थोड़ा सा अपनी भूमि से कम है, और हमारा लगाव है थोड़ा सा ज़्यादा है, अपने एरिया में रहेंगे, अपने ज़िले में पोस्टिंग लेंगे, इस तरीके से थोड़ा लगाव जिनका ज़्यादा होता है, तो इस लगाव को डिफाइन करने के लिए टोपोइला वर्ड यूज़ किया। यूपी तुआन ने, ये जो मानववाद के समर्थक थे, मानववाद विचारधारा के समर्थक थे। अगला सवाल है जो अरब जियोग्राफर से, ये भी मतलब थॉट से था, 117वां 118वां भी थॉट से है। तो थॉट से सवाल पूछा है भोर और गोधूली के कारणों और समय पर चर्चा की, तो ये अल बरूनी ने की थी। ये आपको माजिद हुसैन की किताब में आसानी से मिल जाएगा। अरब जियोग्राफर्स पे जो चैप्टर है वो माजिद हुसैन से बहुत बेहतरी से लिखा है, काफ़ी बढ़िया लिखा है। अगला सवाल है सामाजिक विज्ञानों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली निम्न में से कौन सी प्रमुख असंभाव्य प्रतिचन अभिकल्पना नहीं है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी नहीं है, ये मैंने सैम्पलिंग का वीडियो करवाया था, उसमें मैंने बढ़िया चार्ट बना के सारे समझाए थे। इन्होंने सीधा पूछा है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया चौथा। अगला सवाल है डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहते हुए जल अपर्दन चक्र के लिए सबसे सामान्य मामला है। तो इन्होंने देखो मोंटाना जो स्टेट है वहाँ पे काम किया था, और मिजोरी रिवर जो बेसिन था वहाँ पे इन्होंने काम किया, तो वो एरिया ही टेम्परेट था और ह्यूमिड इलाका था, तो ह्यूमिड टेम्परेट एरिया जो है फ्लूवियल साइकिल इरोजन का नॉर्मल केस होगा, इन्होंने ऐसा कहा था, तो राइट आंसर हो गया तीसरा। ये हमारे जियोमॉर्फोलॉजी सवाल था। और अगला सवाल है वो भी जियोमॉर्फोलॉजी सवाल है, इसमें पूछा गया है कौन सी करेक्ट मैच नहीं। तो एरिड लैंडफॉर्म, रिपल मार्क क्या होते हैं, रिपल मार्क होते हैं जो टीले होते हैं, टीलों पे धारियाँ होती है, टीलों पे छोटी छोटी धारियाँ निशान बने हुए होते हैं, वो होते हैं रिपल मार्क होते हैं। एरिड लैंडफॉर्म है, ये डिपोजिशन से बनते हैं। ग्लेशियल लैंडफॉर्म है नुनाटक, जो बची हुई जो बीच में कोई जो अवशेष जो इरोजन के कारण शेष रह जाता है उसको नुनाटक बोलते हैं, ये भी सही है। तीसरा जलीय यानी कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म, नेचुरल लेवीज जो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं नदियों के दोनों किनारों पे, तो ये भी सही है। तीसरा कास्ट लैंडफॉर्म लूप्ड बार, ये गलत है। लूप्ड बार यानी लूप बार बनता है वो बनता है कोस्टल इलाके में, तटीय इलाकों में, तो राइट आंसर हो गया चौथा। अगला क्लाइमेटोलॉजी से सवाल आया है। क्लाइमेटोलॉजी में पूछा गया है अगर 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है तो उसमें से एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कितना एब्जॉर्ब करता है। तो एटमॉस्फेयर डायरेक्ट करता है 14, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्ट 14 करता है वो। 35 तो वापस चला जाता है, 65 होता है, 14 एटमॉस्फेयर में आ जाता है, 51 चला जाता है कहाँ,
अर्थ पे। फिर बाकी आगे क्या होता है वो बात अलग है, इसने शुरुआत वाली बात पूछी है। अगला सवाल है, ये भी एक तरीके से किस में से सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी में सौर मंडल के पूछा गया है। तो सौर मंडल में इंग्लिश की स्पेलिंग है, इन्होंने टोपोस्फीयर लिख दी है वैसे तो, पर मतलब जिसने समझने वाला समझ गया होगा, क्योंकि वैसे मतलब इजी थी। बाकी वाले भाई एरोसॉल पार्टिकुलेट मैटर कहाँ होगा, कोई दूसरी लेयर में तो होना नहीं है। तो स्टेडी स्टेट ट्रोपोस्फीयर, स्टेडी स्टेट का अर्थ होता है स्थिर मामला, जब कुछ भी और कोई मतलब एंथ्रोपो मतलब जैसे मानव जनित गतिविधियाँ वगैरह नहीं हो, एकदम पर्यावरण स्थिर रहता है ना, तब के मामला है। तो तब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेचुरल पार्टिकुलेट मैटर होगा। नेचुरल क्या होता है, सी स्प्रे होता है। समुद्र से जो सी स्प्रे निकलता है, जो समुद्री कण होते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, वो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, वो सबसे अधिक होंगे। बाकी वाले हम जैसे जंगल की आग हम लगा लें, जंगल की आग से कोई पार्टिकुलेट मैटर आ जाए, या फिर एंथ्रोपोजेनिक, नाम ही देखो मानव जनित लिख दिया, तो ये सब नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सी स्प्रे होता है। वेजिटेशन तो वैसे ही उड़ती नहीं है, वेजिटेशन के जो पोलन वोलन उड़ सकते हैं, पर सी स्प्रे सबसे ज़्यादा उड़ेगा। ये रिपीटेड सवाल है, पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है वो ये ओशिनोग्राफी से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो लैक वन है, लैक वन की ज़्यादा होती है सैलिनिटी, 230 नहीं होती है, एनसीईआरटी में आसानी से मिल सकता है। काराबुगाज की खाड़ी है, काराबुगाज की खाड़ी की 170 होती है। ये जनरली कुछ बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है, पर काराबुगाज की जो खाड़ी है ये जो कैस्पियन सी है उसके अंदर एक हिस्सा है, तो उसमें 170 होती है सलाइनिटी पीपीटी में। और डेड सी की 238 होती है, ग्रेट साल्ट लेक की 220 होती है, लेक वान की 230 नहीं होती है। तो राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है, ये जो नासा का उपग्रह का अल्टीमीटर का डेटा है, तो उसमें 1993 से 2023 तक का ये डायनेमिक सवाल था। तो लगभग जो 3 जो एमएम की वृद्धि हो रही है लगभग एक साल में, तो 30 सालों में होगी कितनी, 30 सालों में 30 × 3 यानी कि 90 होती है। तो 3 पॉइंट कुछ है, तो इस हिसाब से 100.5 एमएम की वृद्धि हो रही है। काफ़ी मतलब अच्छा सवाल पूछा था। और वैसे मतलब ये अनुमान से ही कर सकते थे, कोई रिपोर्ट तो वैसे ना तो नासा की पढ़ सकते हैं ना WMO की पढ़ सकते हैं। सिलेबस इतना वास्ट है कि वही पढ़ लें, वो बहुत है। तो किसी का सही हो गया है। वैसे जनरली अब जैसे मैंने टेस्ट सीरीज में सवाल दिया था, 100 साल का डेटा दिया था, 100 साल में कितनी वृद्धि हुई, तो इन्होंने 30 साल का पूछ लिया है। तो पूछ लेते हैं टेम्परेचर चेंज के और सी लेवल चेंजेस के पूछ लेते हैं। सी लेवल चेंजेस का ये ओशिनोग्राफी का सवाल हो गया। अगला सवाल है पर्यावरण भूगोल का। स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, तो स्वस्थानीय संरक्षण है वो बॉटनिकल गार्डन है, वो है बहिर स्थानीय संरक्षण, एक्स सिसु कंजर्वेशन है, जबकि बाकी वाले इन सिसु है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, यानी कि उसके जो प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाए वो होता है इन सिसु। जबकि बॉटनिकल गार्डन तो हम बना रहे हैं, उसमें पौधे लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक्स सिसु। राइट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल है फिर स्टेट से आया, समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधि है किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज यानी कि जो खंडित सीरीज होती है, अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, मतलब जो ग्रुप्ड नहीं होते, तो उनको ज्ञात करने की विधि है। ये तीनों है, डायरेक्ट भी है, शॉर्टकट भी है, स्टेप डेविएशन मेथड भी। अगर इसको अगर जानना है कि भाई ये कुछ लोग कहेंगे स्टेप डेविएशन नहीं होता है, तो आप एनसीईआरटी की क्लास 11 की स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स ये किताब पढ़ेंगे, तो उसमें अनग्रुप्ड डेटा की तीनों विधियाँ एकदम एग्जाम्पल के साथ की हुई है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगला सवाल है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में ध्रुवीय जलवायु निरूपित की है। तो उन्होंने ध्रुवीय जलवायु को ई से किया है, और कोई हाईलैंड पे है तो उसको एच वो सिंबल देते हैं। तो ये राइट आंसर हो गया ई, ध्रुवीय जलवायु के लिए। ये क्लाइमेटोलॉजी का सवाल हो गया। अगला सवाल है वो ओशिनोग्राफी का, काफ़ी अच्छा सवाल है, ओशिनिक डिपोजिट का सवाल है। इसमें पूछा गया मैग्नीज नोड्यूल क्षेत्र है कौन सा, क्लेरीन क्लिप्ट्रॉन जोन। तो क्लेरीन क्लिप्ट्रॉन जोन है वो पैसिफिक से लेके मतलब जो पैसिफिक में है, कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको से लेके हवाई के बीच में, वहाँ पे मैग्नीज के नोड्यूल्स, मैग्नीज का अच्छा डिपोजिशन पाया जाता है। तो मैग्नीज नोड्यूल्स किसके हिस्सा है, एक तरह से ओशिनिक डिपोजिट का हिस्सा है। तो उससे सवाल हर बार तो मतलब नॉर्मली रेडियोलरिना वगैरह ये पूछते हैं, ये भी पूछे थे साथ में, इस बार ये भी पूछ लिया। तो काफ़ी मतलब अच्छा पेपर बनाया है। अगला फिर पर्वतीकरण का सवाल है, पर्वतीकरण के काफ़ी सवाल आए हैं। तो इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण, तो 4 तरह के जो सीरीज में प्री कैम्बियन,
और सिलुरियन और डिवोनियन में जो पर्वतीकरण होता है, फिर उसको शायद अर्सिनियन हो गया और ये अल्पाइन हो गया, उससे पहले वाला मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो चारों जो पर्वतीकरण हैं, उन चारों पर्वतीकरण में जो अल्पाइन में कुनलुन हुआ, एंडीज हुआ और जैग्रोज हुआ, ये सारे हैं। हिमालय वगैरह भी है। खिंगन है वो अल्पाइन में नहीं है, इससे पहले वाला जो पर्वतीकरण हुआ था उस वाले में है, जो पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हुआ था, उस दौरान हुआ था, उसका जो हिस्सा है। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। फिर नुई अरुंधति 1968 में जो इरप्ट हुआ था, यानी कि तो 1968 में नुई अरुंधति हुआ है, माउंट मेयोन में हुआ है। तो ये काफ़ी फैक्चुअल था। अब इसको तो अनुमान से ही फ्यूजियामा का विस्फोट कब हुआ है, विश्वस का कब हुआ है, इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी इसको करना काफ़ी मुश्किल था। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया था अभिवहनीय तापीय व्यतकोण का प्रकार नहीं है तो एडवेक्सनल के 3 प्रकार दिए हैं सविंदर सिंह में। वैली इन्वर्जन दिया है, फ्रंटल इन्वर्जन दिया है, सरफेस इन्वर्जन दिया है हॉरिजॉन्टल एयर की वजह से। जो टर्बुलेंस इन्वर्जन है वो मैकेनिकल इन्वर्जन में दिया है। मैकेनिकल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैकेनिकल इन्वर्जन के टाइप में दिया है। एडवेक्सनल के जो है यानी अभिवहनीय के टाइप है, ये 3 दिए और ये नहीं है विक्सोप वाला। तो राइट आंसर हो गया तीसरा। अगला सवाल है कि अरब जियोग्राफर की कौन सी बुक है वो फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी। ये अरब जियोग्राफर से फिर सवाल पूछ लिया है और ये थी किताब अल अस्काल। किताब अल अस्काल है वो पहले भी पूछी गई है एक एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के। अगला सवाल है, ये अगला सवाल एक तरह से ये ग्रेविटी मॉडल से आया है। जो मॉडल्स इन जियोग्राफी दिए हुए हैं किसमें, स्टेट्स वाली में। तो स्टेट में जो ग्रेविटी मॉडल में विच्छेदन बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट वैल्यू है वो उससे पूछा गया है। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो हम देखो ग्रेविटी मॉडल में 2 चीज़ें हमारे लिए मायने होती है। तो एक तो होता है कि डिस्टेंस कितनी है, तो इसमें 20 किलोमीटर दी है। दूसरा उसकी साइज़ क्या है, उसका मास क्या है। तो मास दोनों का इक्वल रखा है। इसमें दोनों मार्केट साइज़ क्या है, दोनों इक्वल है, सेम है। तो मार्केट साइज़ इक्वल है तो डिस्टेंस का बराबर आधा पॉइंट होगा। तो 20 किलोमीटर की दूरी है, बराबर आधा क्या होगा, 10-10 किलोमीटर होगा। ये ग्रेविटी मॉडल का अप्लाइड सवाल पूछा है, ये भी स्टेट से सवाल है। अगला सवाल है, ये जियोमॉर्फोलॉजी से आया है और वॉल्टर पैंग ने जो जर्मन वर्ड यूज़ किए हैं स्लोप के, हाल्डेनहेंग। तो हाल्डेनहेंग उन्होंने वाशिंग स्लोप के लिए यूज़ किया है। तो हाल्डेनहेंग वाशिंग स्लोप है। वाशिंग स्लोप बनेगा कब, वाशिंग स्लोप बनेगा जो लास्ट स्टेज है उसमें। और लास्ट स्टेज जो 3 स्टेज है उसमें पहली होती है ऑपस्टीज अंडे, दूसरी ग्लिच फॉर्मिंग, तीसरी है एब्स्टीज अंडे। तो तीसरी एब्स्टीज अंडे में बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है एसक्यूएल, ये जियो स्पेशल टेक्निक से सवाल आया है। जियो स्पेशल टेक्निक में जो जीआईएस है, जीआईएस का जो डेटाबेस है, हम जो क्वेरी करते हैं किसमें, आर्कजीआईएस में जो हम यूज़ करते हैं, क्वेरी कोई भी करते हैं, किसी भी स्पेशल क्वेरी करते हैं तो उसके लिए एसक्यूएल यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है, वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये चैंग की किताब है आपके पास, तो चैंग की किताब में आप इसको आसानी से देख सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इन्होंने लिख दिया है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। इसके लिए हम ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएंगे और हो सकता है डिलीट कर दे, क्योंकि आप फुल फॉर्म पूछ रहे हो और वो भी एक्यूरेट नहीं लिख रहे हो। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ये आप इसका मतलब प्रूफ देख सकते हो चैंग में, जो चैंग की इंट्रोडक्शन टू जीआईएस, इंट्रोड्यूसिंग जीआईएस जो किताब आती है उसमें दिया हुआ है। अगला सवाल है, पोलर फ्रंटल थ्योरी किससे रिलेटेड है। जो पोलर फ्रंटल थ्योरी है वो शीतोष्ण चक्रवातों यानी टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड है। ये सवाल भी डिलीट होगा। डिलीट इसलिए होगा क्योंकि 2 ऑप्शन एक जैसे लिख लिए इंग्लिश में, हिंदी में तो हालांकि सही था पर दोनों इंग्लिश में ऐसे लिख दिए, तो ये पक्का डिलीट होगा। सिंपल सवाल था वैसे भी, ये हर किसी ने किया है तो डिलीट होगा, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। दोनों में एक ही ऑप्शन लिख दिया है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का सवाल था। अगला सवाल है वो एनवायरमेंट जियोग्राफी से आया है और ये पिछली बार का सेम रिपीट है। तो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं EIA, तो EIA में जो हम जनरली यूज करते हैं, ये बार बार लियोपोल्ड मैट्रिक्स ही पूछ रहे हैं, अभी तक आगे बढ़े नहीं हैं। हालांकि हमने टेस्ट सीरीज में इसके बहुत सारे और क्या क्या करते हैं वो भी पूछे थे। तो ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल है फिर जियोमॉर्फोलॉजी का आया है कि हिमानी स्थलाकृति, कौन सी हिमानी स्थलाकृति सामान्यतः ज्वालामुखी अथवा बेसाल्ट प्लग पर विकसित होती है। अब बेसाल्ट प्लग होता है क्या, कठोर होता है। ऊपर से जब बर्फ़ जाती है तो उसको क्या तोड़ नहीं पाती, तो एक तरह से क्रैग एंड टेल निर्माण हो जाता है।
क्रैग एंड टेल टोपोग्राफी का निर्माण हो जाता है। तो ये भी कोई मतलब किसी एग्ज़ाम का रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है वो लैटिट्यूड का जो दिया हुआ है। इस लैटिट्यूड को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो डिग्री मिनट में लिखते हैं और एक डेसिमल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, डिग्री और मिनट दिया है, 45 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में 52 मिनट और 30 सेकंड कितना हिस्सा हुआ, 7/8वां हिस्सा हुआ। यानी कि 7.5 मिनट को 7.5 मिनट के हिस्से करोगे तो 7.5 मिनट के कितने होंगे, 8 हिस्से होंगे 60 मिनट में, तो 7 हिस्से हुए। तो 7/8 को हम 100 में लिखेंगे तो लिखेंगे 87.5। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया 45.875 डिग्री। ये हमारा डेसिमल में। आप गूगल पे अगर जो मैप यूज़ करते हो वहाँ डेसिमल में डिग्री दी जाती है, और जैसे टॉपोशीट वगैरह पे हम यूज़ करते हैं तो ये डिग्री मिनट में दी जाती है। अगला सवाल है साइज ऑफ सैंपल इज़ नॉट अफेक्टेड बाई। ये सैम्पलिंग का सवाल है और रिसर्च मैथोलॉजी से आया है। तो रिसर्च मैथोलॉजी की जो CR कोठारी में बाकी जो तीनों हैं वो दिए हुए हैं। सैम्पलिंग टेक्निक कैसे यूज कर रहे हो, इससे सैम्पलिंग की साइज़ मैटर करेगी। सैम्पलिंग टेक्निक आप कैसे ले रहे हो उससे प्रभावित होगी। दूसरा, उपलब्ध साधनों से। अब मेरे पास पैसे इतने, तो जितने पैसे होंगे काम उस हिसाब से ही होगा। तीसरा, नेचर ऑफ यूनिवर्स की प्रकृति कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे लिखे गए हैं, आप CR कोठारी का देख सकते हो। उसमें जो सैम्पलिंग के जो भाई साइज ऑफ सैंपल है, साइज ऑफ सैंपल किस पर निर्भर करता है, तो उसमें ये सारे चैप्टर मतलब 4-5 जो 5-6 लिखे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन से कोई सैम्पलिंग की साइज़ प्रभावित नहीं होगी। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इतना मिल जाएंगे, कितना मिल जाएगा, ये रिसर्च में ऐसा जो काम है ना बिल्कुल नहीं होता। एकदम मतलब हर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि एक्सपेक्ट करें कि भाई इतने लोग वहाँ मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, इतना मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एकदम मानकों पे आधार पे कार्य होता है। अगला सवाल फिर टोपोशीट का था, तो टोपोशीट का ये तीसरा सवाल आ गया। हाफ इंच टोपोग्राफिकल शीट, तो हाफ इंच टोपोग्राफिकल शीट पहले भी इसमें एक बार पूछा हुआ है, तो 63 K/N/W। ये काफ़ी इजी सवाल था कार्टोग्राफी का। अगला सवाल है निम्न में से किसने कहा पृथ्वी के नियमों के बारे में हमें पृथ्वी से ही पूछना चाहिए, तो ये कहा था कार्ल रिटर ने। ये जियोग्राफिकल थॉट का सवाल है, ये आपके माजिद हुसैन की किताब में मिल जाएगा और RD दीक्षित में भी मिल जाएगा। फिर प्रोजेक्शन का आया मर्केटर प्रोजेक्शन, तो मर्केटर प्रोजेक्शन पहली बात तो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल में भी इसमें शेप ऐसी रहती है, ग्रीनलैंड की शेप वैसी है पर इसका एरिया है वो गड़बड़ हो जाता है, और शेप वैसी रहती है उसको बोलते हैं ऑर्थोमॉर्फिक। है कैसा, सिलेंड्रिकल, तो इसको बोलेंगे बेलनाकार यथाकृतिक या सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। अगला सवाल है द गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व था, ग्राफिकल मेजर था, ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, किसका, डिस्पर्जन का। तो डिस्पर्जन के दो पूछ लिए इन्होंने, लॉरेंज कर्व भी पूछ लिया, गिनी कोफिशिएंट भी पूछ दिया। तो ये वाला जो सवाल है गिनी कोफिशिएंट वाला, ये फिर स्टेट वाली यूनिट से आ गया। फिर महाद्वीपीय सेल्फ की, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ है, तो कॉन्टिनेंट सेल्फ, ये ओशिनोग्राफी का हो गया। और ये पिछले एग्जाम में हूबहू यही सवाल था, तो इसका जो राइट आंसर है वो साइबेरियन सेल्फ हो गया। अगला सवाल है ब्राज़ील के सवाना क्षेत्र का स्थानीय नाम क्या है, तो इस बार ये नाम के बड़े फैक्चुअल सवाल पूछे हैं, इसलिए इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो गया है। सेराडो कहा जाता है जो ब्राज़ील के सवाना क्षेत्र है उनको। अगला सवाल है जो स्टैंडर्ड एरर है +-3 हो तो कितना होगा, तो अब जैसे +-1 होता है तो 68 होता है, +-2 होता है तो 95 होता है, +-3 होता है तो 99.73 होता है। तो ये आपको याद ही करने थे और मतलब काफ़ी अच्छा सवाल था, तो इसका राइट हो गया 99.73। तो ये आपके सवाल हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद है तो सब याद है। फिर अगला सवाल ये जियोमॉर्फोलॉजी से, पॉट होल्स से बड़े क्या होते हैं, तो पॉट होल्स धीरे धीरे उसमें पानी से क्या होता है, ड्रिलिंग होती है, कोई चक्री घूमती रहती है, पत्थर घूमता रहता है और वो बना देता है क्या, प्लंज पूल बना देता है। ये कहाँ बन जाते हैं, पॉट होल से प्लंज पूल बन जाते हैं, आपके झरनों के नीचे, वाटरफॉल के नीचे आपके प्लंज पूल बड़े बन जाते हैं। तो ये राइट आंसर हो गया चौथा। और लास्ट सवाल है सागर तल का मानक वायुदाब होता है, ये क्लाइमेटोलॉजी से सवाल है। तो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है वो होता है 1013.25 मिली बार। ये काफ़ी इजी सवाल था। तो इस तरीके से पेपर में इजी सवाल भी काफ़ी थे, मॉडरेट सवाल भी थे, कुछ डिफ़िकल्ट सवाल ऐसे जानबूझ के बनाए गए पेपर को बैलेंस करने के लिए, कुछ में ऐसे छोटे छोटे रिसर्च मैथोलॉजी के सवाल काफ़ी मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट थे, कुछ
सिवाय कार्टोग्राफी यूनिट थी वो एक सरल थी, बाकी सारी यूनिट में से काफ़ी अच्छे सवाल और काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए। तो इस तरीके से इसमें जिसने एक्यूरेसी से मतलब अच्छे सवाल किए हैं तो उनका स्कोर अच्छा रहेगा। जिसने 55 किया है वो बेस्ट है, और ज़्यादा इससे ज़्यादा किया है तो बहुत अच्छा है, और कम भी अगर किया है तो दूसरे वाले पेपर में आपने समायोजन कर दिया है तो अच्छा रहेगा, और कम आए हैं तो कोई बात नहीं, आगे तैयारी कीजिए क्योंकि इंटरव्यू अभी बाकी है। तो इंटरव्यू में काफ़ी 10 नंबर का वैसे ही डिफरेंस पैदा हो जाता है, किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 20 भी मिल जाते हैं। तो आपको मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि दूसरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करवाऊँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपके सवाल है तो वो बेझिझक होकर कमेंट भी कीजिए। और आने वाले समय में यूट्यूब पे अभी मैं रेगुलर रहूँगा। बीच में मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया था क्योंकि मेरा खुद का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो अब मैं पूरा यूट्यूब पे काम करूँगा। साथ में मेरे को पीएचडी भी करनी है, तो पीएचडी का भी अभी अंतिम दौर में है, तो वो दोनों काम मैं करूँगा। पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि स्कूल लेक्चरर का भी जो कोर्स है वो यूट्यूब पर लेके आऊँ, और आप सबके फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सहपाठी जो जियोग्राफी के उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।